आज की कहानी सातो नाम के एक लड़के की है जो कि अकेला रहता था और उसके ऊपर उसकी ऑफिस वर्क का बहुत ही ज्यादा प्रेशर था, जिस वजह से वो हर दिन ओवर टाइम करता था। लेकिन इतना काम करने की वजह से वो बहुत ही बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद सातो दूसरी दुनिया में आ जाता है जहाँ पर वो अपनी न्यू लाइफ शुरू करता है और इस दुनिया के अंदर वो मैजिक भी यूज कर सकता था। एनिमे की स्टार्टिंग में हम सातो को देखते हैं और जब उसको होश आता है तो सामने एक लड़की होती है। सातो उससे पूछते है कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ और वो उसको बताती है कि इस समय हम डंजन के अंदर हैं। मैंने जब एक स्लाइम को मारा था तो उसके अंदर से तुम निकले। और ये सुनने के बाद सातो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वहाँ पर एक स्लाइम आता है और वो लड़की उस स्लाइम को मार देती है, जिसके बाद उसको बहुत ही सारे स्प्राउट्स मिलते हैं। वो सातो को बताते कि यहाँ डंजन में मोस्टर को मारने के बाद तुम्हें ड्रॉप आइटम मिलते हैं और उन्हें तुम यहाँ की गिल्ड में सेल भी कर सकती हो, जिसके बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे। और उसके बाद वो आगे जाने लगते हैं और सातो उससे जापान और अर्थ के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो लड़की उसको बताती है कि मैंने ऐसी जगह का नाम नहीं सुना। और सातो समझ जाता है कि वो दूसरी दुनिया में आ चुका है। उसके बाद दोनों एक स्टेटस बोर्ड के पास आ जाते हैं और वो लड़की सातो को बताती है कि यहाँ पर सभी एडवेंचरस अपना लेवल चेक करते हैं। वो अपना लेवल चेक करके दिखाती है और बताती है कि मेरा लेवल अभी 1 है, इसलिए मैं सिर्फ लेवल 1 वाले मोस्टर को ही हरा सकती हूँ। वो सातो को बताते कि यहाँ पर ड्रॉप आइटम का भी लेवल होता है और अगर तुम्हारा लेवल हाई होगा तो तुम्हें ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, पर अगर तुम्हारे ड्रॉप आइटम लेवल कम हुआ तो तुम्हें कम रिवॉर्ड मिलेगा। और ये सुनने के बाद सातो अपना लेवल चेक करता है। उसको पता चलता है कि वो अभी लेवल 1 पर है और उसके सभी पावर्स का रैंक F है, जो कि बहुत ही लो होता है। फिर सातो अपना ड्रॉप आइटम लेवल चेक करता है और उसको देखने के बाद वो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका ड्रॉप आइटम लेवल असल में S रैंक होता है। सातो उससे S रैंक के बारे में पूछता है, लेकिन उसको S रैंक के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और उसने आज तक S रैंक के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। जो सुनने के बाद सातो सोचने लगता है कि S रैंक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैंक होता है और मुझे शायद से इसको टर्न करके देखना चाहिए। वो उस लड़की से उसका हैमर मांगता है, पर सातो उस हैमर को उठा नहीं पा रहा होता है और लड़की सातो को एक बैम्बू स्टिक देती है, जिसका यूज करके सातो एक स्लाइम को मारता है। और उस स्लाइम को मारने के बाद उसको बहुत ही सारे स्प्राउट्स मिलते हैं और सातो समझ जाता है कि उसका लेवल भले ही लो हो पर उसको S रैंक का रिवॉर्ड मिलेगा। और उसके बाद सातो को भूख लगने लगती है और वो लड़की उन स्प्राउट्स का यूज करके सूप बनाती है। जैसे ही सातो उसे खाने को ट्राई करता है तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और उसके बाद वो सूप को पीता है तो सातो रोने लगता है। और ये देखकर वो लड़की परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या सूप अच्छा नहीं बना। इधर सातो को अपना पास्ट याद आता है। उसने अपनी लाइफ में पहली बार इतना अच्छा खाना खाया था। उससे पहले वो सिर्फ स्टोर से खरीदे हुए स्नैक्स ही खाकर ऑफिस जाता था। फिर वो लड़की सातो को कंफर्ट करने लगती है और ये देखने के बाद सातो बहुत ही खुश हो जाता है। सातो उससे पूछते है कि यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह है और वो उसको बताती है कि टाउन में तुम्हें रेंट पर रहने के लिए घर मिल जाएंगे, इसलिए तुम्हें टाउन में जाना चाहिए। और सातो उससे पूछते है कि तुम कहाँ पर रहती हो और वो बताती है कि मेरा लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, इसलिए मैं डंजन के अंदर ही रहती हूँ, पर मेरा ड्रीम है कि मैं अपना खुद का एक घर बाय करूंगी जहाँ पर मैं आराम से रह सकूं। वो सातो को बैम्बू स्टिक देती है और उससे कहती है कि तुम इसको अपने साथ ले जाओ। और सातो उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम एमिली बताती है और सातो उसको अपना नाम बताता है। उसके बाद सातो टाउन में आ जाता है जहाँ उसको यहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि यहाँ पर आखिर कितने पैसों में क्या मिल सकता है। फिर सातो डंजन में जाता है और बहुत ही सारे स्लाइम को खत्म कर देता है और उनसे मिले हुए स्प्राउट्स को बेचने के बाद वो एक घर बाय करता है। सातो उस घर की एमिली को देता है और उससे कहता है कि अब से ये घर तुम्हारा है और तुम यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकती हो। जो सुनने के बाद एमिली बहुत ही हैरान हो जाती है और वो सातो से घर नहीं लेना चाहती थी, जिस पर सातो उससे कहता है कि तुमने मेरी मदद की है और मुझे बहुत ही अच्छा खाना भी खिलाया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और एमिली देखती है कि सातो के हाथों में चोट लगी हुई है और वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ है, जिस पर सातो उसे बताता है कि मैंने 3 दिनों तक डंजन में स्लाइम से फाइट की है, जिस वजह से मेरी ये हालत हो गई है। एमिली को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो सातो से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। जो सुन सातो बहुत ही खुश हो जाता है। और अगले दिन सातो जब गिल्ड में जाता है तो वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम एर्जा होता है वो वहाँ पर वर्कर होती है और वो बताती है कि 2nd फ्लोर के मोस्टर को खत्म करने के बाद तुम्हें कैरेट मिलेगा और उसका प्राइस स्प्राउट से बहुत ज्यादा हाई होता है। फिर वो सातो को एक न्यू डंजन के बारे में बताती है जो कि टाउन से बाहर है, लेकिन उस डंजन में कोई भी ड्रॉप आइटम नहीं मिलते, इसलिए एडवेंचरर वहाँ पर नहीं जाते। और ये सुनने के बाद सातो सोचता है कि मेरा ड्रॉप लेवल ऐसा है तो शायद से मुझे वहाँ पर कुछ तो मिल ही सकता है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। और इधर एर्जा सातो को कैफे चलने के लिए पूछती है, लेकिन सातो उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सातो घर पर आता है जहाँ पर एमिली उसको वेलकम करती है और उसको खाना देती है और सातो ये सब देखकर बहुत ही खुश था। फिर वो एमिली से उस डंजन के बारे में पूछता है जो कि टाउन के बाहर है और एमिली उसको बताती कि उस डंजन में कोई भी ड्रॉप आइटम नहीं मिलते, इसलिए वहाँ पर जाना यूजलेस है
और वो अगले दिन सातो उस डंजन में जाता है जहाँ पर एक स्केलेटन उस पर अटैक कर देता है, पर सातो उसके अटैक से बच जाता है और उसको हरा देता है। जिसके बाद सातो को एक शील्ड मिलता है और जैसे ही वो उस शील्ड को उठाता है तो वो शील्ड गायब हो जाती है। फिर सातो का एचपी लेवल इंक्रीज हो गया होता है और जब अपना स्टेटस एमिली को दिखाता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है। उसके बाद एमिली भी एक स्केलेटन को मारती है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता और जब सातो उसको अपना सीट देने की कोशिश करता है तो एमिली उस सीट को टच नहीं कर पा रही होती है, जिससे कि वो दोनों समझ जाते हैं कि ड्रॉप आइटम सिर्फ वही पर्सन ले सकता है जिसने की मोस्टर को हराया है। कुछ दिनों के बाद सातो का एचपी मैक्स हो चुका होता है और वो इस बात से बहुत ही खुश था। सातो एमिली से कहता है कि अब उसको डंजन के सेकंड फ्लोर पर जाना चाहिए और एमिली सातो से कहती है कि तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसे तुम्हारी हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, इसलिए तुम खुद को ज्यादा फोर्स मत करो और तुम्हें टाइम से घर आकर रेस्ट करना चाहिए। उसकी ये सब बातें सुनने के बाद सातो को याद आता है कि उसकी असली दुनिया में उसकी केयर करने वाली कोई भी नहीं था, इसलिए वो अपने ऑफिस वर्क में बिजी रहता था। पर यहाँ इस दुनिया में कोई है जो कि उसकी केयर करता है और सातो एमिली से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम से घर आ जाऊंगा। और अगले दिन सातो सेकंड फ्लोर के स्लाइम को मारता है और उसके बाद उसको एक बहुत ही बड़ा कैरेट मिलता है। फिर वहाँ पर एक पार्टी आती है और वो सातो का लेबल चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि सातो का लेबल 1 है और ये देखकर वो सभी सातो का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वहाँ सातो के पास एक बनी गर्ल आती है और सातो उससे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी बनी ईयर्स असली है, लेकिन वो सातो को इग्नोर कर देती है और उससे कहती है कि मुझे लो रैंक वाले लोग पसंद नहीं है। फिर वो सातो के सर पर मारती है लेकिन सातो को कुछ भी नहीं होता और ये देखने के बाद वो बनी गर्ल वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सातो घर जाता है और अपने साथ कुछ कैरेट भी लेकर आया होता है और एमिली से कहता है कि आज हम डिनर में कैरेट खाएंगे। तभी उनके घर पर वो बनी गर्ल वापस आ जाती है और उसको देखने के बाद सातो उससे पूछते है कि तुम यहाँ पर किस रीजन से आई हो, पर वो बनी गर्ल वापस से सातो से कहती है कि मुझे लो रैंक वाले लोग पसंद नहीं है, पर वो यहाँ पर कैरेट खाने के लिए आई है। और ये सुनकर सातो बहुत ही हैरान हो जाता है। एमिली सातो से पूछती है कि आखिर ये बनी गर्ल कौन है और वापस से सातो के सर पर मारती है, लेकिन सातो को कुछ भी नहीं होता और ये देखने के बाद वो वहाँ पर एक एडवेंचरर को पकड़कर उसके सर पर मारती है, जिससे कि उस एडवेंचरर को बहुत ही चोट लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। और ये देखने के बाद सातो और एमिली दोनों डर जाते हैं। बनी गर्ल सातो से कहती है कि तुम एक लो रैंक एडवेंचरर हो लेकिन मेरा अटैक तुम पर काम नहीं कर रहा है। जो सुनने के बाद सातो सोचता है कि शायद से मेरी एचपी मैक्स हो चुकी है इसलिए मुझ पर अटैक काम नहीं कर रहा है। उसके बाद वो बनी गर्ल सातो से कहती है कि मैं यहाँ पर कैरेट के लिए आई हूँ और एमिली उसको अंदर डिनर के लिए बुलाती है, जहाँ पर एमिली कैरेट से बहुत ही सारी डिश बनाती है और उसको खाने के बाद वो बनी गर्ल और सातो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। बनी गर्ल एमिली को गोडेस मान रही होती है और एमिली उस बनी गर्ल से कहती है कि तुम यहाँ पर कभी भी डिनर के लिए आ सकती हो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और सातो एमिली से कहता है कि हमें तो उसका नाम भी नहीं पता। इधर एमिली सातो को थैंक यू कहती है और बताती है कि वो हमेशा से अकेली रहती थी और अकेले खाना खाती थी, लेकिन आज वो एक गेस्ट के साथ खाना खाई और उसको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और ये सुनने के बाद सातो याद करता है कि वो भी अकेला ही खाना खाता था। फिर सातो एमिली से कहता है कि अब से हम दोनों साथ में डिनर करेंगे और उसके बाद सातो वापिस से उस डंजन में चला जाता है, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और जैसे ही सातो उस पर अपने बैम्बू से अटैक करता है तो उसका बैम्बू टूट जाता है और वो ज़ॉम्बी सातो को पंच मारता है, लेकिन सातो की एचपी मैक्स हो चुकी थी इसलिए उसको इस पंच से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और सातो आराम से उस ज़ॉम्बी को हरा देता है। उसके बाद सातो को एक और शील्ड मिलती है और उस शील्ड की मदद से सातो की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तभी वहाँ पर वो बनी गर्ल आ जाती है और वो सातो से पूछती है क्या तुम्हें कुछ आइटम मिले। जो सुनने के बाद सातो सोचने लगता है कि इस डंजन में कोई भी ड्रॉप आइटम नहीं मिलता और यहाँ पर सभी लोगों को ऐसा ही लगता है, पर मेरा ड्रॉप लेवल एस रैंक है और इस बारे में मुझे किसी को नहीं बताना चाहिए वरना मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इधर वो बनी गर्ल सातो से कहती है कि अगर तुमने मुझे कैरेट नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनने के बाद सातो डर जाता है और उससे कहता है कि बाद में मैं तुम्हें कैरेट लेकर दूंगा। बनी गर्ल उसकी बात को मानकर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद सातो बहुत सारी कैरेट लेकर गिल्ड में आता है, जहाँ पर वो बनी गर्ल पहले से ही सातो का वेट कर रही होती है और सभी सातो को देखकर बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि सातो उस बनी गर्ल के पास जा रहा होता है और उसको कैरेट देता है, जो देखकर बाकी एडवेंचरस उससे पूछते हैं कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। इधर बनी गर्ल को वो कैरेट बहुत ही पसंद आता है और ये देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर इर्जा सातो के पास आती है और वो सातो से पूछती है क्या तुम इस लड़की को जानते हो, जिस पर सातो बताता है कि मैंने इसको कैरेट दी थी और उसको बहुत ही पसंद आया। जो सुनने के बाद इर्जा सातो से कहती है कि मैं तुम्हारे सारे कैरेट्स डबल प्राइस में खरीद लूंगी, इसलिए तुम्हें अपने कैरेट इस बनी गर्ल को लेके देने की जरूरत नहीं है। सातो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो इर्जा को बताती है कि इस बनी गर्ल का नाम एवे है, इसके पास एक स्पेशल मूव है और अगर इसको किसी का कैरेट पसंद नहीं आता तो एवे पर अटैक कर देती है, इसलिए सभी उससे डर के रहते हैं और एवे को डंजन में सबसे प्रीमियम क्वालिटी के कैरेट मिलते हैं। अगर उसको तुम्हारे कैरेट्स पसंद आ रहे हैं, इस
इसका मतलब तुम्हारे कैरेट सच में बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए हम तुम्हें इन कैरेट्स का अच्छा प्राइस देंगे। जिन्होंने भी एवे को खराब कैरेट्स देने की कोशिश की है, एवे ने उन सभी को मार दिया और उसके बाद एवे सातो से और ज्यादा कैरेट मांगती है, जिस पर सातो उससे कहता है कि मेरे पास कैरेट्स खत्म हो चुके हैं और वैसे भी एमिली ने मुझे कहा था कि शाम को मैं अपना काम खत्म करके घर आ जाऊं, इसलिए मैं वापस डंजन में नहीं आ सकता हूं। और ये सुनने के बाद एवे उसको मारती है, पर सातो उसका हाथ रोक लेता है और ये देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और सातो एवे से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए और भी कैरेट्स लेकर आ जाऊंगा। ये सुनने के बाद एवे वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सातो और एमिली दोनों डंजन में स्लाइम को खत्म करने के लिए कैरेट्स ले आते हैं। तभी वहाँ पर सातो कुछ और एडवेंचरर को देखता है जो कि स्लाइम से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस स्लाइम को नहीं हरा पा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर उनका मास्टर आ जाता है, वो उस स्लाइम को मार देता है और उन दोनों से कहता है कि तुम बहुत ही वीक हो और अभी हमें बहुत ही सारे स्लाइम्स को मारना है। जिस पर वो दोनों अपने मास्टर से कहते हैं कि हमने बहुत ही दिनों से रेस्ट नहीं किया, इसलिए हमें रुक कर रेस्ट करना चाहिए। ये सुनने के बाद मास्टर उनसे कहता है कि मैं जब तुम्हारी एज का था तब मैं डंजन में 1 वीक तक लगातार रहा था, लेकिन तुम दोनों तो कुछ ही दिन में थक गए और मैं तुम्हारे साथ इतना स्ट्रिक्ट सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम दोनों आगे चलकर स्ट्रॉन्ग बनोगे। और ये सुनने के बाद वो दोनों अपने मास्टर को थैंक यू कहते हैं। इधर सातो उनकी बातें सुनने के बाद याद करता है कि उनका बॉस भी उसी तरीके से भारी टास्क देता था। वो हमसे कहता था कि ये सब हमारे अच्छे के लिए, लेकिन वो हमसे झूठ कहता था और इस दुनिया में भी उस तरह के लोग रहते थे। फिर एमिली सातो को लंच करने के लिए कहती है और वो दोनों वहाँ पर बैठकर अपना लंच बॉक्स खोलते हैं। तभी वहाँ पर एवे आ जाती है और एमिली उसको भी अपने साथ खाने के लिए कहती है। वो सभी मिलकर खाना खा रहे होते हैं और उन्हें वो खाना बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी वहाँ पर वो एडवेंचरर का ग्रुप आ जाता है और उनका मास्टर अपने लोगों से कहता है कि तुम इन एडवेंचरर्स की तरह मत भूलना, ये सभी यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इधर एवे को गुस्सा आता है, फिर वो उन दोनों एडवेंचरर्स को कैरेट देती है। वो उनके मास्टर से कहती है कि कैरेट बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। और जैसे ही उनका मास्टर एवे पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, उससे पहले एवे अपना हाथ उसकी गर्दन के पास रख देती है और ये देखकर उनका मास्टर डर जाता है। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और एवे सातो के पास आती है और उससे कहती है कि कल मुझे और ज्यादा कैरेट चाहिए। सातो उसकी बात मान लेता है और उसके बाद सातो और एमिली दोनों गिल्ड में आते हैं और सातो एर्जा को बताता है कि हमें डंजन में बहुत ही सारे कैरेट्स मिले, लेकिन हम उन्हें एक साथ लेकर नहीं आ सकते हैं। जिस पर एर्जा उससे कहती है कि तुम्हें एक कैरेट बाय करनी चाहिए, उसमें तुम बहुत ही सारे ड्रॉप आइटम रख सकती हो। और सातो वहाँ गिल्ड में कुछ लोगों के पास कार्ड्स को देखता है। उसके बाद वो और एमिली दोनों कार्ड्स लेकर स्टोर पर चले जाते हैं, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है और अपने फादर को बुलाती है। फिर उसके फादर वहाँ पर आते हैं और वो सातो से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। और सातो बताता है कि मैं यहाँ पर कार्ड खरीदने के लिए आया हूँ। फिर वो उन्हें एक कार्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि इस कार्ड में मोस्टर डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, जिससे कि ये मोस्टर भी ढूंढ सकता है। सातो कार्ड का प्राइस पूछता है और वो शॉप ओनर सातो को बताता है कि इसका प्राइस 10 मिलियन है। जो सुनने के बाद सातो और एमिली दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर शॉप ओनर सातो को बताता है कि रेगुलर कार्ड तुम्हें 1 से 2 मिलियन में मिल सकती है, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होता। उसके बाद सातो और एमिली वापिस से घर आ जाते हैं। सातो कहता है कि हमें कार्ड खरीदने के लिए बहुत ही सारे पैसे अर्न करने होंगे। तभी उन्हें टाउन में लोगों की आवाजें सुनाई देती है और एमिली कहती है कि शायद से यहाँ पर एक स्ट्रे आ चुका है। सातो उससे पूछते कि स्ट्रे क्या होता है और वो बताती है कि अगर कोई अपना ड्रॉप आइटम कलेक्ट नहीं करता तो वहाँ पर मोस्टर आ जाते हैं और उन्हें स्ट्रे कहते हैं। फिर सातो देखते हैं कि वहाँ पर टाउन में एक बड़ा सा गोरिल्ला आ चुका है और टाउन को तबाह किए जा रहा होता है और सभी एडवेंचरर्स वहाँ से भाग रहे होते हैं। एमिली बताती है कि स्ट्रे को मारने के लिए कुछ भी ड्रॉप आइटम नहीं मिलता, इसलिए कोई भी एडवेंचरर्स इससे फाइट नहीं करना चाहता। तभी वहाँ पर शॉप ओनर अपनी बेटी के साथ आता है और वो सातो से कहता है कि तुम्हें भी यहाँ से भागना चाहिए। इधर वो गोरिल्ला एर्जा पर अटैक करने वाला होता है, तभी सातो उस अटैक को रोक देता है और एर्जा को बचा लेता है। फिर वहाँ पर एवे अपने आइटम के साथ आ जाती है और उस गोरिल्ला से फाइट करने लगती है। इधर सातो एर्जा से पूछते क्या तुम ठीक हो, और एर्जा सातो से कहती है कि इस तरह से हमारा टाउन तबाह हो जाएगा। फिर सातो उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उस गोरिल्ला को खत्म कर दूंगा। इधर एमिली भी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है और सातो गोरिल्ला से फाइट करने के लिए जा रहा होता है। एवे सातो को इन सब में इन्वॉल्व होने से मना कर रही होती है और सातो उसकी बात नहीं सुनता और इधर गोरिल्ला एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, पर एमिली अपने हैमर से उस पत्थर को तोड़ देती है। बाकी सभी एडवेंचरर्स उस गिल्ड को रोकने के लिए कहते हैं और तभी सातो उस गोरिल्ला पर अटैक कर देता है, लेकिन उस गोरिल्ला को ज्यादा कुछ नहीं होता और उसके बाद सातो गोरिल्ला को पंच मारता है और गोरिल्ला उस अटैक से आराम से खत्म हो जाता है। सभी ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वो सभी सातो की तारीफ कर रहे होते हैं और सातो से कहते हैं कि तुमने हम सभी की जान बचा ली। सातो उन्हें देखकर सोचने लगता है कि पहले कोई भी मेरे काम से खुश नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सभी लोग मेरे काम से बहुत ही खुश हैं। उसके बाद सातो को एक ड्रॉप आइटम मिलता है और सातो एमिली से कहता है कि तुमने कहा था कि स्ट्रे ड्रॉप आइटम नहीं देते, पर सातो का रैंक एस
होता है, इसलिए उसको एक ड्रॉप आइटम मिलता है और उसको देखने के बाद सातो बहुत ही हैरान हो जाता है। सातो को ड्रॉप में गन मिलती है और उसके बाद सातो अपने स्टेटस को चेक करने के लिए आता है, जहाँ पर उसको स्टेटस पहले से बढ़ चुका होता है। ये देखकर वो बहुत ही खुश था और उसके बाद सातो डंजन में उस गन को टेस्ट करने के लिए चला जाता है, जहाँ उसके सामने एक ज़ॉम्बी आता है और सातो उस ज़ॉम्बी को गन से शूट करता है और ज़ॉम्बी मर जाता है। उसके बाद सातो बाकी सभी ज़ॉम्बी को मार देता है और उनसे मिले हुए सीड से उनकी स्ट्रेंथ भी मैक्स हो जाती है। उसके बाद सातो एमिली के पास आता है, जहाँ पर उस स्लाइम को अपनी गन से मार देता है और एमिली सातो से उस वेपन के बारे में पूछती है। सातो बताते है कि ये पावरफुल वेपन है और उसके बाद वो दोनों लंच करने लगते हैं। सातो एमिली से पूछते कि आज एवे लंच के लिए नहीं आई और एमिली बताते कि शायद से वो अपने काम में बिजी होगी, इसलिए मैंने उसके लिए कुछ कैरेट सेव करके रखे हैं। और लंच करने के बाद वो दोनों अगले फ्लोर पर आ जाते हैं। सातो एमिली से पूछते क्या तुम पहले भी इस फ्लोर पर आ चुकी हो, और एमिली बताती कि मैंने यहाँ के मोस्टर के बारे में सुना है, वो असल में कॉकरोचेस होते हैं। और उसके बाद उनके सामने एक कॉकरोच आता है और उसको देखने के बाद सातो सोचने लगता है इस फ्लोर पर लड़कियां नहीं आती होंगी, क्योंकि उन्हें कॉकरोचेस से बहुत ही ज्यादा नफरत होती है। और इधर एमिली गुस्से में उस कॉकरोच को मार देती है। उसको गुस्से में देखकर सातो भी बहुत ही डर जाता है और उस कॉकरोच के मरने के बाद एमिली को एक पंपकिन मिलता है। फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं और आगे उन्हें बहुत ही सारे कॉकरोच मिलते हैं और उन्हें देखने के बाद एमिली वापस से गुस्सा हो जाती है। वो उन सभी कॉकरोचेस को मारना शुरू कर देती है और सातो भी अपनी गन का यूज करके उन सभी को खत्म कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर बहुत ही सारे पंपकिन आ जाते हैं और वो दोनों वहाँ डंजन से बाहर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एवे आती है और वो उनसे कैरेट्स मांगने लगती है। फिर एमिली उसको कैरेट्स दे देती है। फिर एमिली और सातो दोनों गिल्ड में जाकर उन पंपकिन को बेच देते हैं और उसके बाद वो बचे हुए पंपकिन को लेने जाते हैं और वो पंपकिन खराब हो चुके होते हैं और सातो कहते हैं कि शायद से इन्हें किसी जानवर ने खा लिया होगा। लेकिन एमिली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन पंपकिन पर अटैक करना शुरू कर देती है। सातो देखते है कि उस पंपकिन के अंदर से बहुत ही सारे कॉकरोच बाहर आ रहे होते हैं और वो भी उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है, पर उसके सारे बुलेट्स खत्म हो जाते हैं। और इधर एमिली और ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है, जो देखकर सातो और ज्यादा डर जाता है और उन सभी कॉकरोचेस को वो अपने हाथों से मारने लगता है। कुछ टाइम के बाद वो उन सभी कॉकरोच को मार देता है और एमिली उससे माफी मांग रही होती है। वो सातो को बताती है कि मैं जब भी इन्हें देखती हूँ तो मुझे पता नहीं क्या होता है, और सातो उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद सातो देखते है कि वहाँ पर बहुत ही सारे बुलेट्स आ जाते हैं और फिर सातो इजरा के पास आ जाता है और उसको सब कुछ बता देता है। इजरा सातो से कहती है कि अगर तुम अपने आइटम को छोड़ दोगे तो वो स्टेरी में बदल जाएंगे, और सातो कहता है कि मुझे ये बात एमिली ने बताई थी। फिर वो सोचने लगती है कि मैं उन स्ट्रे को बुलाकर उनसे कुछ अलग रिवॉर्ड ले सकता हूँ। और इधर एर्जा सातो को डिनर के लिए पूछती है, लेकिन सातो उसको मना करके वहाँ से चला जाता है और सातो एक कैरेट को रखकर स्ट्रे का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एवे आ जाती है और उस कैरेट को खा लेती है। सातो एवे से कहता है कि मैंने इस कैरेट को खाने के लिए नहीं कहा था, जिस पर एवे उसको बताती है कि कैरेट्स खाने के लिए ही होते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सातो दूसरा कैरेट वहाँ पर रखता है और वो कैरेट वापस से स्लाइम में बदल जाता है, जो देखने के बाद सातो उसको मार देता है। फिर सातो को कुछ और बुलेट्स मिल जाते हैं और उसके बाद सातो उस डंजन में चला जाता है, जहाँ पर सातो ज़ॉम्बी को मार देता है। लेकिन जैसे वो उन सीड्स को उठाने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाते हैं। फिर सातो निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक स्केलेटन उस पर अटैक कर देता है और सातो उसको डंजन से बाहर फेंक देता है। डंजन के बाहर जाते ही वो स्केलेटन गायब हो जाता है और सातो इस बारे में इर्जा से पूछता है। फिर इर्जा उसको बताती है कि अगर कोई मोस्टर डंजन से बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाते हैं, यहाँ तक कि अगर वो किसी दूसरे फ्लोर पर जाने की कोशिश करेंगे तब भी वो खत्म हो जाएंगे। और ये सुनने के बाद सातो को एक आइडिया आता है। वो सीधा उस डंजन में आता है। जब मोस्टर उस पर अटैक करने के लिए आते हैं तो सातो उस मोस्टर को डंजन में फेंक देता है और वो गायब होने से पहले उसको मार देता है। जिसके बाद सातो को एक फ्रीजिंग बुलेट मिलता है और सातो उस बुलेट का यूज करके ट्री पर करता है, जिससे कि वो ट्री पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। पर सातो और एमिली दोनों डंजन में आते हैं, जहाँ पर सातो अपने फ्रीजिंग बुलेट का यूज करके स्लाइम को फ्रीज कर देता है। उसके बाद एमिली उस स्लाइम को खत्म कर देती है और वो सातो से इस बुलेट के बारे में पूछती है। सातो बताता है कि इस बुलेट का यूज करके हम किसी को भी फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये बुलेट बहुत ही कम है, इसलिए मैं इसको सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज करने वाला हूँ। और उसके बाद वो दोनों वापिस से घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक मर्चेंट दिखाई देता है जो कि एक लड़की से बहस कर रहा होता है और सातो उनके पास आता है। वो उनसे पूछते कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, और वो मर्चेंट सातो से कहता है कि मेरा कार्गो नीचे गिर चुका है और अगर तुम उसको वापस लाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही सारे पैसे दूंगा। और सातो उस कार्गो को देखने के बाद कहता है कि अगर मेरे पास रस्सी होती तो मैं उसका यूज करके उस कार्गो को ऊपर ले आता, और वो लड़की सातो को ऐसा करने से मना कर रही होती है। वो सातो से कहती कि वो कार्गो अब इस ट्री में बदलने वाला है, इसलिए वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। इतना कहने के बाद उस कार्गो को अपनी फायर मैजिक से खत्म करने के लिए जा रही होती है, पर मर्चेंट उसको ऐसा करने से रोक लेता है। वो बताता है कि उस कार्गो के अंदर बहुत ही सारे रेयर गुड्स हैं और उन्हें पाने के लिए मैंने बहुत ही सारे एडवेंचरर्स को हायर किया था,
था। वो लड़की मर्चेंट से कहती कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं यहाँ पर अपना काम करने के लिए आई हूँ, लेकिन वो मर्चेंट उसकी बात को नहीं सुनता और उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो बच जाती है। लेकिन उसका अटैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कि पीछे की दीवार टूट जाती है और ये देखकर वो तीनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और इधर एक गोश्त उस मर्चेंट को पोजेस कर लेता है। वो लड़की बताती कि ये गोश्त असल में एक फेमिनी है और इनके पास खुद की फिजिकल बॉडी नहीं होती और ये ह्यूमन को पोजेस करके उनका यूज करती है, जो सुनने के बाद सातो अपनी गन निकालकर उस फेमिनी को खत्म कर देता है और नीचे कार्गो के अंदर से बहुत सारे फेमिनी बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखने के बाद वो लड़की सातो से कहती है कि मुझे इन सभी को अलग अलग डायरेक्शन में जाने से रोकना होगा, इसलिए मैं नीचे जाऊंगी और सभी फेमिनी मुझे पोजेस कर लेंगे और इतने टाइम में तुम दोनों टाउन में चले जाना और वहाँ की आर्मी को इस बारे में इन्फॉर्म कर देना। सातो उसको ऐसा करने से मना कर रहा होता है और वो लड़की बताती कि मुझे इन्हें रोकने के लिए यहाँ पर भेजा गया है, इसलिए मुझे अपना काम पूरा करना होगा। और उसकी बातें सुनने के बाद सातो को याद आता है कि उसके ऑफिस में उसका एक जूनियर था जो कि काफी दिनों से काम कर रहा था और उसका काम गलत होने की वजह से उसको ओवर टाइम करना पड़ रहा था। सातो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो सातो की मदद लेने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे अपना काम खुद करना होगा, वैसे भी मुझे तुमसे ज्यादा काम है। लेकिन सातो को उसकी मदद करनी थी पर उसकी मदद नहीं कर सका, इसलिए सातो सोचता है कि मैं इस दुनिया के अंदर हर उस इंसान की मदद करूंगा जो कि मुश्किल में होगा। और इतना कहने के बाद वो अपनी फ्रीजिंग बुलेट्स का यूज करके सभी फैमिलीज को फ्रीज कर देता है। फिर एमिली नीचे जाकर उन सभी को खत्म कर देती है और वो लड़की सातो और एमिली दोनों को मदद के लिए थैंक यू कहती है। उसके बाद वो दोनों अपने स्टेटस चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर एमिली चेक करती है उसका स्टेटस पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका था। वो सातो से कहती कि अगर मैं किसी तरीके से तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगी तो मेरा लेवल जल्दी से बढ़ जाएगा और सातो भी इस बात से बहुत ही खुश था। उसके बाद एमिली और सातो अगले फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर एक रेयर मोस्टर आ जाता है और सातो उसको खत्म कर देता है। उस मोस्टर के मरने के बाद उन्हें वहाँ पर एक नेकलेस मिलता है और सातो उस नेकलेस को एमिलिया को दे देता है। एमिली उस नेकलेस को पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो सातो उसको बताता है कि इस नेकलेस की वजह से तुम्हारा ड्रॉप आइटम डबल हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर बहुत ही सारे बैट्स आ जाते हैं और उन्हें मारने के बाद एमिली को बहुत ही सारे बैम्बू स्प्राउट्स मिलते हैं। उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ पर एमिली खाना बना रही होती है और उसको किचन में काम करता देख सातो सोचता है कि यहाँ का किचन बहुत ही छोटा है, इसलिए शायद से एमिली को काम करने में बहुत ही मुश्किल होती है और वो एमिली से कहती कि हमें एक नया घर बाय करना चाहिए जो कि इससे भी बड़ा होगा। पर एमिली उसको ऐसा करने से मना करती है और कहती कि ये घर बहुत ही अच्छा है। फिर सातो उससे कहता है कि उस घर में हम दोनों साथ में रह सकते हैं और उसका किचन भी इससे बड़ा होगा। एमिली सातो की बात मान लेती है और सातो उससे कहता है कि नया घर खरीदने के लिए हमें बहुत ही सारे पैसों की जरूरत होगी। वो बात सुनने के बाद एमिली सातो से कहती है कि तुम्हें ओवरवर्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। सातो उसकी बात मान लेता है और उसके बाद सातो उन बैम्बू स्प्राउट्स को सेल करने के लिए एर्जा के पास जाता है, जहाँ पर एक लड़की आती है और वो सातो से कहती है कि क्या मुझे एक बैम्बू स्प्राउट्स मिल सकता है। और सातो उसको एक बैम्बू दे देता है जिसे कि वो गर्ल काट कर खा रही होती है और उसको वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सातो से कहती है कि मैंने इससे अच्छे बैम्बू स्प्राउट्स कभी भी नहीं खाए। और सातो से सारे बैम्बू स्प्राउट्स बाय करना चाहती थी और सातो इर्जा से पूछता है, जिस पर इर्जा सातो से कहती है कि तुम इन्हें बैम्बू स्प्राउट्स सेल कर सकते हो। फिर वो लड़की सातो को उन स्प्राउट्स के बहुत ही सारे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है और इर्जा सातो को बताती है कि उनका नाम मैसी है, वो यहाँ पर एक फेमस पर्सन है और उनका टेस्ट किया फूड सबसे ज्यादा डिलीशियस होता है और उन्हें तुम्हारे बैम्बू स्प्राउट्स बहुत ही अच्छे लगे, इसका मतलब तुम्हारा बैम्बू स्प्राउट्स सच में बहुत ही अच्छे हैं। और वो सातो को कहती है कि तुम हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो जिसमें तुम अपने सारे बैम्बू स्प्राउट्स हमें सेल करोगे और उसके बदले में हम तुम्हें अच्छे पैसे ऑफर करेंगे। सातो उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है और इर्जा से कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट है। उसके बाद सातो वापस से उस डंजन में आ जाता है जहाँ उसको एक लड़की दिखाई देती है। वो सभी स्केलेटन से फाइट कर रही होती है। तभी एक गार्ड सातो को रोक देता है और उससे कहता है कि प्रिंसेस यहाँ के सभी स्केलेटन से फाइट कर रही है और उनका सर कार्ट में स्टोर कर रही होती है। सातो इस बारे में गार्ड से पूछता है और गार्ड उसको बताता है कि इस डंजन के मोस्टर को भी ड्रॉप आइटम नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिंसेस को लगता है कि से वो एयर ड्रॉप करते हैं, इसलिए प्रिंसेस उनको एयर बॉक्स बनाकर अच्छे प्राइस में सेल कर सकती है। सातो को प्रिंसेस का ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो प्रिंसेस की कार्ड को देखता है और कहता है कि ये कार्ड सच में बहुत ही अच्छी चीज है। फिर सातो घर आता है और वो एमिली से पूछता है कि हमें पहले घर बाय करना चाहिए या फिर कार्ड, जिस पर एमिली उससे कहती है कि हमें एक कार्ड बाय करनी चाहिए और उसकी मदद से हम ज्यादा चीजें स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही सारे पैसे कमा पाएंगे। सातो को भी उसका आइडिया अच्छा लगता है और उसके बाद वो दोनों कार्ड खरीदने के लिए शॉप पर आ जाते हैं, जहाँ पर ओल्गा होती है और वो अकेले रो रही होती है। सातो और एमिली दोनों उसके पास आते हैं। वो ओल्गा से उसके फादर के बारे में पूछते हैं। ओल्गा बताती है कि उसके फादर फ्लावर्स लेने गए थे लेकिन वो अभी तक नहीं आए, जो सुनने के बाद सातो उससे कहता है कि हम तुम्हारे डैड को ढूंढने चलेंगे। ओल्गा बताती है कि वो आर्सेनिक डंजन में गए हैं। उसके बाद वो सभी आर्सेनिक
डंजन में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत ही सारे मोस्टर दिखाई देते हैं और सातो उन सभी को अपनी गन से शूट कर देता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद एमिली अपने हैमर का यूज करके सभी मोस्टर को खत्म कर देती है। फिर वो दोनों आगे जाते हैं और आगे उन्हें ओल्गा के फादर दिखाई देते हैं, जो कि पीछे पड़े होते हैं। और जब सातो उन्हें चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि ओल्गा के फादर असल में सो रहे होते हैं। और ये देखकर एमिली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि दूसरी तरफ उनकी बेटी बहुत ही परेशान है और ये यहाँ पर सो रहे और गुस्से में अपने हैमर जमीन पर मारती है, जिससे कि ओल्गा के फादर उठ जाते हैं। और सातो उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर लाइट रॉक को लेने के लिए आया हूँ, जो कि हैवी रॉक से भी ज्यादा अच्छे होते हैं और उनका यूज मैं अपनी न्यू कार्ट में करने वाला हूँ। उसके बाद वहाँ पर वो लाइट रॉक आ जाता है, लेकिन वो हवा में उड़ रहा होता है, इसलिए उसको पकड़ने के लिए सातो एमिली को अपने ऊपर बैठा लेता है। वो दोनों आखिर में उस लाइट रॉक को हरा देते हैं और उसके मारने के बाद उन्हें एक ब्लू फ्लावर मिलता है, जिसे लेकर वो बाहर आ जाते हैं। वो उस फ्लावर को नीचे रख देते हैं ताकि वो वापिस रॉक में बदल सके। और एमिली कहते हैं कि उस रॉक को पकड़ना आसान नहीं होगा क्योंकि वो हवा में उड़ सकता है। और ओल्गा के फादर कहते हैं कि मैं उस रॉक को पकड़ लूंगा। जैसे ही फ्लावर रॉक में चेंज होता है तो ओल्गा के फादर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो उस रॉक को नहीं पकड़ पाते। और तभी सातो अपनी गन का यूज करता है और उस रॉक को फ्रीज कर देता है। उसके बाद ओल्गा उस रॉक का यूज करके एक अच्छा सा कार्ट बनाते हैं और वो सातो को गिफ्ट में दे रहे होते हैं। पर सातो इतना महंगा गिफ्ट लेने से मना कर रहा होता है और ओल्गा सातो से कहता है कि तुमने इस टाउन को प्रोटेक्ट किया है, तुम हम सभी के लिए हीरो, और इसलिए मैं ये तुम्हें कार्ट गिफ्ट में दे रहा हूँ। और सातो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उन्हें इस गिफ्ट के लिए थैंक यू कहता है। और उसके बाद वो सातो और एमिली डंजन में सभी बैट्स को मारने के बाद सारे ड्रॉप्स आइटम को उस कार्ट में रखने लगते हैं। एमिली बताती है कि हमने बहुत ही सारे आइटम स्टोर कर लिया है और उसके बाद कार्ट पूरी तरीके से फुल हो जाती है। सातो एमिली से कहता है कि मैं जाकर इन सभी सामान को अर्जा के पास बेच कर आता हूँ। और एमिली कहती कि मैं डिनर बनाने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद सातो अर्जा के पास आता है और वो देखते है कि एक पर्सन अर्जा से बहस कर रहा होता है। वो अर्जा से कहता है कि तुम मेरे आइटम का गलत प्राइस लगा रहे हो, और अर्जा उससे कहती है कि मैं तुम्हें सही प्राइस दे रही हूँ। ये सुनने के बाद उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो अर्जा को मारने वाला होता है। तभी सातो उसके हाथ को फ्रीज कर देता है। सातो उस आदमी से कहता है कि तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, और वैसे भी अर्जा प्राइस को लेकर गलत नहीं होती, मैं ये बात तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो अपने कार्ट से सारे बैम्बू स्प्राउट्स को बाहर निकाल देता है। वो देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सातो उन ग्रीन ऑनियन का प्राइस अर्जा से पूछता है और उन्हें अपने कार्ट में डाल देता है। उनका प्राइस 120 होता है और उसके कार्ट में भी सेम प्राइस लिखा होता है। और सातो उससे कहता है कि अर्जा तुम्हें सही प्राइस दे रही है, वैसे भी इस कार्ट को आर्सेनिक मटेरियल का यूज करके बनाया गया है और वो ये सामान के वेट के हिसाब से ही उसका प्राइस बताती है। वो पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सातो से कहता है कि तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो सातो को मारने के लिए जा रहा होता है, पर सातो उसका हाथ आसानी से रोक लेता है और उसको मारकर दूर फेंक देता है। सभी सातो की पावर को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद अर्जा सातो को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। वो सातो से कहती कि मैं यहाँ पर सभी लोगों को सही प्राइस देना चाहती हूँ, लेकिन मैं शायद से अच्छे से काम नहीं कर रही हूँ। जिस पर सातो अर्जा से कहता है कि तुम अपना काम बहुत ही अच्छे से करती हो और तुमने मुझे सभी आइटम को अच्छे प्राइस दिए हैं। तुम अगर कभी भी प्रॉब्लम में फंस गई तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जरूर आऊंगा। और ये सुनने के बाद अर्जा सातो को किस कर लेती है, जो देखने के बाद सातो बहुत ही हैरान हो जाता है। और उसके बाद सातो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो एमिली के साथ डंजन में सभी मोस्टर को खत्म कर देता है। वो दोनों इस बात से बहुत ही खुश होते हैं कि उनके पास अब नया घर खरीदने के लिए पैसे हो चुके होते हैं। वो अपना सारा सामान पैक कर रहे होते हैं और सातो एमिली से कहता है कि इस घर से हमारी बहुत ही सारी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे ये जगह छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। और एमिली बताती है कि उसको भी ये जगह बहुत ही पसंद है। तभी सातो को एक आइडिया आता है और वो एमिली से कहता है कि हम अपने इस घर को रेंट पर रख सकते हैं, जिससे कि जब हमारा मन होगा तब हम यहाँ पर आकर रह सकेंगे। और एमिली को भी सातो का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद सातो और एमिली दोनों अपने घर में आए होते हैं, जहाँ पर एमिली सातो के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। वो सभी खाना खाने के लिए आए होते हैं और एबी भी उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। उसके बाद हम एमिली को देखते हैं जो कि खाना बना रही होती है और वो बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ सातो डंजन के अंदर मोस्टर से फाइट कर रहा होता है और तभी उसके बुलेट्स खत्म हो जाते हैं। सातो उस मोस्टर को अपने हाथों से ही हरा देता है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि उसकी पावर्स अब एस रैंक की हो चुकी है। फिर सातो वापस से गिल्ड में आ जाता है, जहाँ पर उसके पास एक नेपच्यून नाम का एक लड़का आता है और वो सातो को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि वो सातो की पावर को चेक करना चाहता था। और उसने सुना होता है कि सातो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और सातो उसके साथ आर्म रेसलिंग
के लिए मान जाता है। फिर वो दोनों आर्म रेसलिंग करने लगते हैं और सातो को पता चलता है कि नेपच्यून भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सातो उसको हरा देता है और सभी ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि नेपच्यून सातो से हार गया। और फिर सातो को याद आता है कि नेपच्यून असल में ओ टाउन का सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर है, यहाँ तक कि उसके पार्टी के मेंबर्स भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और नेपच्यून सातो से एक राउंड खेलने के लिए कहता है, पर सातो मना कर देता है। जो सुनने के बाद नेपच्यून सातो को पंच करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन सातो उसके अटैक को देख लेता है। फिर सातो उसको पंच मारता है जिससे कि नेपच्यून दूर जाकर गिरता है और सातो उससे पूछते हैं कि तुम आखिर क्या कह रहे हो, जिस पर नेपच्यून बताता है कि मैं तुम्हारी पावर को चेक कर रहा था और मुझे लगता है कि तुम हमारे पार्टी के लिए परफेक्ट हो। वो सातो को अपनी पार्टी में आने का ऑफर देता है, पर सातो उसको रिजेक्ट कर देता है। और घर आने के बाद सातो ये बात एमिली को बताता है, जो सुनने के बाद एमिली उससे कहती है कि तुमने नेपच्यून को ग्रुप से रिजेक्ट कर दिया। और सातो बताता है कि मुझे उनकी पार्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर एमिली भी बहुत ही खुश हो जाती है और उसके बाद वहाँ पर एवे भी डिनर के लिए आ जाती है। फिर एमिली सातो से कहती है कि तुम इस टाउन में एक हीरो हो और इसलिए नेपच्यून ने तुम्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के बारे में सोचा है। ये बात सुनकर सातो भी बहुत ही खुश हो जाता है और उसके बाद वो डंजन में आता है, जहाँ पर वो गार्ड सातो को प्रिंसेस का नया प्रोडक्ट दिखाता है। फिर प्रिंसेस एक मोस्टर को खत्म करती है और उसका ड्रॉप आइटम सीधा उस बॉक्स में चला जाता है और उस बॉक्स के ऊपर प्रिंसेस का फेस बन जाता है। गार्ड बताता है कि ये बॉक्स अपने आप सभी ड्रॉप आइटम को कलेक्ट कर लेता है और वो कुछ बॉक्स सातो को भी देता है ताकि वो इसके बारे में अपने दोस्तों को बता सके। और सातो को एक आइडिया आता है और वो उस बॉक्स को लेकर बाहर जाता है। वो इस बात से बहुत ही खुश होता है कि उसका ये आइडिया काम करने लगा है। उसने सारे सीड्स को उस बॉक्स में स्टोर कर लिए, जिसके बाद वो उन्हें बाहर रख देता है और जैसे ही वो सीड्स वापस से मोस्टर में चेंज होते हैं, सातो उन्हें मार देता है। उसकी मरने के बाद सातो को बहुत ही सारे बुलेट्स मिलते हैं और जब एमिली उस डंजन से बाहर आती है तो सातो को बाहर देखती है। सातो यहाँ सभी मोस्टर को मार रहा होता है और उसको 2 न्यू बुलेट्स मिलती है और उनमें से एक फायर बुलेट होती है। दूसरी बुलेट को देखने के बाद सातो कहता है कि मुझे ऐसे बहुत ही सारे बुलेट कलेक्ट करने होंगे और सातो बहुत ही सारे बुलेट्स को कलेक्ट कर लेता है। तभी सातो को कुछ फील होता है और सातो इस बारे में एमिली से पूछता है, जिस पर वो सातो को बताती है कि मैजिक स्टॉर्म आने वाला है। फिर सातो एर्जा के पास आता है और उससे मैजिक स्टॉर्म के बारे में पूछता है। एर्जा उसको बताती है कि मैजिक स्टॉर्म असल में एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है, जिसकी वजह से किसी भी मैजिशियन का मैजिक काम नहीं करता और यहाँ तक कि मोस्टर भी अपना मैजिक यूज नहीं कर सकता। सभी लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया होता है और सभी एडवेंचरर्स आज ब्रेक पर हैं। और तभी वहाँ पर एक एडवेंचरर आता है, वो सभी से मदद मांगने लगता है और कहता है कि मेरी दोस्त रोजा सिलिकॉन डंजन में फंस चुकी है। और सातो एर्जा से सिलिकॉन डंजन के बारे में पूछता है। वो बताती है कि सिलिकॉन डंजन असल में मैजिक यूजर्स के लिए होता है और सातो उससे कहता है कि सभी मैजिक यूजर तो आज छुट्टी पर थे। फिर इधर ये बताता है कि वो और रोजा दोनों टाउन से बाहर गए थे, इसलिए उन्हें मैजिक स्टॉर्म के बारे में पता नहीं था। रे सभी एडवेंचरर से मदद मांग रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा होता है और ये देखकर वो बहुत ही निराश हो जाता है। सातो सोच रहा होता है कि आखिर कोई भी इसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। और तभी वहाँ पर नेपच्यून आता है और वो सातो को बताता है कि कोई भी उस डंजन के अंदर नहीं जाने वाला है। फिर एर्जा बताती है कि सिलिकॉन डंजन के ऊपर कोई भी नॉन मैजिक अटैक काम नहीं करता, इसलिए कोई भी अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। उसके बाद सातो एमिली की बात को याद करने लगता है और उसने सातो से कहा था कि तुम एक हीरो हो जो कि सभी की मदद करता है। सातो रे के पास जाता है और रे से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और इतना कहने के बाद सातो सिलिकॉन डंजन में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक मोस्टर दिखाई देता है और सातो उसको अपने फायर बुलेट से खत्म कर देता है और फिर सातो उसको फ्रीज कर देता है जिससे कि वो स्ट्रीम में ना बदल सके। और दूसरी तरफ एमिली गिल्ड में आती है जहाँ पर वो सातो के बारे में पूछती है। एर्जा बताती है कि सातो इस समय एक प्रॉब्लम में और वो सिलिकॉन डंजन में गया हुआ है और ये बात एवे भी सुन लेती है। इधर सातो आगे जाता है जहाँ पर उसको रोजा दिखाई देती है और उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर एक मोस्टर आ जाता है। सातो उन पर अटैक करता है लेकिन उसके बुलेट्स खत्म हो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ एमिली और एवे दोनों सातो की मदद करने के लिए आ रहे होते हैं। उनके पास पेंडोरा बॉक्स भी होता है और सभी लोग उन्हें रुकने के लिए कह रहे होते हैं, पर वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जा रहे होते हैं। एमिली बताती कि सातो असल में मुझे मेरी मोम की याद दिलाता है और वो भी सातो की तरह ही बहुत ही काइंड थी। उसके बाद हम एमिली के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर वो और उसकी मोम दोनों डंजन में आते हैं और उसकी मोम एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर होती है जो सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर देती है। और उसके बाद डंजन में एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है। एमिली की मोम उसको ड्रैगन को हरा देती है लेकिन उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो एमिली से पूछती है क्या बाकी सभी लोग सेफ हैं, जिस पर एमिली हाँ कहती है और उसकी मोम उससे कहती कि क्या तुम मुझे अपने पास लेकर जा सकती हो। और एमिली अपनी मोम को उठाकर डंजन से बाहर लेकर जा रही होती है। उसकी मोम उससे कहती है कि अगर तुम फ्यूचर में एक एडवेंचरर बन जाओगी तो तुम भी मेरी तरह सभी लोगों की मदद करना। और इतना कहने के बाद उसकी माँ की मौत हो जाती है। ये बात याद करने के बाद एमिली कहती है कि सातो भी मेरी मोम की तरह ही सभी लोगों की मदद करता है। इधर सातो की नॉर्मल बुलेट्स का उन मोस्टर पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और तभी वहाँ
पर एमिली और एवे आ जाती है। उनके पीछे बहुत ही सारे स्ट्रे मोस्टर होते हैं और एमिली सातो से कहती है कि तुम इन स्ट्रे से फाइट करो और तब तक हम इन मोस्टर को खत्म करते हैं। इतना कहने के बाद एमिली और एवे दोनों उन सभी मोस्टर को खत्म कर देते हैं और इधर सातो उन सभी स्ट्रे को मार देता है। उसके बाद वो सभी रोजा को लेकर डंजन के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर रे उनका वेट कर रहा होता है। रे रोजा को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं अपनी हीलिंग मैजिक का यूज नहीं कर सकता। जिसके बाद सातो एक हीलिंग बुलेट निकाल कर रोजा को हील कर देता है और रे ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और सातो को थैंक यू कहता है। उसके बाद वो सभी टाउन में आ जाते हैं और सातो एमिली से कहता है कि तुमने उन बुलेट्स को लेकर बहुत ही अच्छा काम किया। जिस पर वो बताती है कि हमने तुम्हारा आइडिया यूज किया है, हम उन सभी स्ट्रे को खत्म करने लगेंगे और हमें बहुत ही सारे बुलेट्स मिल गए। उसके बाद वो सभी खाना खाने के लिए घर पर आ जाते हैं जहाँ पर एमिली उन सभी के लिए अच्छा सा डिनर बनाने वाली थी। अगले दिन सातो अपना न्यू ड्रॉप लेकर एर्जा के पास आता है जो कि वाटरमेलन्स होते हैं। एर्जा उन्हें चेक करने के लिए जा रही होती है, तभी वहाँ पर मैसी आती है और वो उस वाटरमेलन को ट्राई करती है। उसको वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये देखकर बाकी सभी लोग उस वाटरमेलन को खाने लगते हैं। उन्हें भी वो बहुत ही अच्छा लगता है और एर्जा सातो से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ इन वाटरमेलन का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। सातो उसके लिए मान जाता है और उसके बाद एर्जा सातो से कहती है कि तुम्हें ये वाटरमेलन डंजन के 5 लेवल से मिले होंगे। जिस पर सातो उसको बताता है कि हमने वहाँ के मोस्टर को हराकर ये वाटरमेलन लेकर आए हैं। फिर एर्जा सातो से कहती है कि तुम्हें अब लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। सातो एर्जा से पूछते है कि तुम किस लाइसेंस की बात कर रही हो और वो बताती है कि लेवल 6 और उसके आगे लेवल के डंजन में जाने के लिए तुम्हें एक लाइसेंस की जरूरत होगी, क्योंकि वो डंजन बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए वहाँ पर सिर्फ वही एडवेंचरस जा पाते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है। बिना लाइसेंस के तुम अपने ड्रॉप आइटम को नहीं सेल कर पाओगे और सातो उसकी बात को समझ जाता है। उसके बाद वो और एमिली दोनों लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर सातो रिसेप्शन पर बैठे आदमी से पूछता है कि क्या यहाँ पर मेरा लाइसेंस अप्लाई हो सकता है। जिस पर वो आदमी सातो से उसकी अचीवमेंट से पूछता है और सातो को याद आता है कि एर्जा ने उसको पहले बताया था कि अगर उस सातो को इस तरह से कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब आंसर क्या देना है। सातो उस आदमी से कहता है कि मैं डंजन के 5th फ्लोर से बहुत ही सारे वाटरमेलन लेकर आ चुका हूँ और उसकी बात सुनने के बाद वो आदमी सातो को अपने साथ आने के लिए कहता है। वो एक मेलन को अपने रूम में रख देता है और सातो से कहता है कि ये लेवल 6 के स्ट्रे में चेंज हो जाएगा और अगर तुमने स्ट्रे को हरा दिया तो तुम्हें लाइसेंस मिल जाएगा। सातो भी इस टेस्ट के लिए रेडी हो जाता है और उसके बाद उसके सामने एक मेटल बॉल जैसा स्ट्रे आ जाता है और उस पर सातो के अटैक्स काम भी नहीं कर रहे होते हैं। फिर सातो को एक आइडिया आता है और उस मेटल बॉल पर पहले फायर बुलेट्स का अटैक करता है और उसके बाद उसे फ्रीज कर देता है। सातो उस बॉल को हाथ से ही तोड़ देता है और ये देखकर एमिली भी बहुत ही हैरान होती है और सातो से पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। फिर सातो बताता है कि मैंने स्टील का टेम्परेचर पहले से बहुत ही हाई कर दिया और उसके बाद उसको फ्रीज करके उसका टेम्परेचर पहले से कम कर दिया। इस तरह से स्टील बहुत ही कमजोर हो गया और मैंने उसको आसानी से तोड़ दिया और उसको ऐसा करता देख वो आदमी भी बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। वो सातो से कहता है कि मैं यहाँ पर 10 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे जैसे किसी एडवेंचरर को भी नहीं देखा। वो सातो को उसका लाइसेंस बेच दे देता है और सातो को एक आइडिया आता है जिसके बाद वो एक फिश को नीचे रख देता है। फिर वो फिश बड़े से गोरिल्ला में बदल जाता है और उसको देखने के बाद एमिली बहुत ही डर जाती है। सातो उससे कहता है कि मैं इसको हरा सकता हूँ और वो अपने फ्रीजिंग बुलेट्स का यूज करके उस गोरिल्ला को पकड़ लेता है। फिर वो अपनी गन से उस गोरिल्ला को मार देता है और ये देखने के बाद एमिली उससे कहती है कि पहले हमें इस गोरिल्ला को मारने में बहुत ही मुश्किल हुई थी पर तुमने इसको आसानी से हरा दिया। और सातो को ड्रॉप में एक गन मिलती है जिसको देखने के बाद वो कहता है कि मैं एक साथ दोनों गन का यूज कर सकता हूँ लेकिन इसके लिए मुझे प्रैक्टिस करना होगा। और उसके बाद सातो एर्जा के पास आता है और एर्जा उसको बताते है कि यहाँ टाउन में स्ट्राइक हो चुकी है। एडलबर्ट ग्रुप के लोग डंजन पर कब्जा कर चुके हैं और वो हमें राइस देने से मना कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते कि हम उन्हें राइस के बदले में ज्यादा पैसे दें और इसलिए टाउन के सभी लोग उनके खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद सातो भी उस डंजन के पास आ जाता है जहाँ पर नेपच्यून होता है और सातो उससे पूछते क्या तुम उस ग्रुप को हराने के लिए आए हो। जिस पर नेपच्यून कहता है कि मुझे इस काम के लिए हायर किया गया है और सातो उससे कहता है कि मैं अंदर जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। फिर सातो डंजन में आ जाता है और उसको देखने के बाद एडलबर्ट ग्रुप के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो सातो पर अटैक करने वाले होते हैं लेकिन सातो अपनी बुलेट का यूज करके उन सभी को सुला देता है। नेपच्यून ये सब देखने के बाद सातो से कहता है कि तुम तो पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और सातो उसको बताता है कि मैंने इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस की है। उसके बाद हम देखते हैं कि सातो डंजन के अंदर अपनी दोनों गन का यूज करके मोस्टर से फाइट कर रहा होता है। फिर सातो और नेपच्यून सभी लोगों को बाहर ले जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी सातो को चुप रहने के लिए कह रहा होता है। फिर सातो और नेपच्यून सभी लोगों को बाहर ले जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी सातो को छुप करके देख रहा होता है। उसके बाद वो सातो के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो सातो को अपना नाम ग्रे बताता है और कहता है कि मैं इस टाउन का डंजन चीफ हूँ और सातो उससे पूछता है कि आपको भला मेरी
मदद कैसे चाहिए, जिस पर वो बताते हैं कि ईस्ट का एरिया में एक डंजन मिला है और हम चाहते हैं कि उस डंजन की ओनरशिप हमें मिले। उस डंजन में ड्रॉप आइटम मीट होता है, जिस टाउन के पास उस डंजन का ज्यादा ड्रॉप आइटम होगा वो उस डंजन का ओनर बन जाएगा। सातो ग्रे से कहता है कि भला आपको उस डंजन की ओनरशिप क्यों चाहिए, और वो सातो से कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीट और वेजिटेबल पर बहुत ही सारा टैक्स लगते हैं, और वैसे भी अगर वो डंजन हमारे पास आ जाएगा तो हमारे टाउन की इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी। वो सातो से कहते हैं कि तुम्हें ये काम फ्री में नहीं करना होगा, हम इसके बदले में तुम्हें रिवॉर्ड भी देंगे और तुम उस डंजन के ड्रॉप आइटम को भी रख सकते हो। सातो इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद वो सोचने लगता है कि मुझे वहाँ जाने के लिए रेडी होना होगा। ये सब सोचने के बाद उसको याद आता है कि बिजनेस ट्रिप के लिए भी हमें सामान को पैक करके रखा जाता है। फिर सातो घर आता है और एमिली को उस मिशन के बारे में बताता है और एमिली उससे कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, मैं यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर लूंगी। और सातो एमिली से कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा, और एमिली उससे कहती है कि मैं वहाँ पर तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगी, जिस पर सातो उसको बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और तभी वहाँ पर एवे आ जाती है और सातो से कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मेरे कैरेट्स का क्या होगा। और सातो उससे कहता है कि मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हारे लिए बहुत ही सारे कैरेट्स रख लूंगा। उसके बाद वो दोनों अगले दिन ईस्ट की ओर जाने लगते हैं और शाम होते ही एमिली टेंट लगा देती है, और सातो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा टेंट एमिली के बैग में है। एमिली सातो को पानी लेने के लिए कहती है और जैसे ही सातो पानी लेकर आता है तो वो देखते कि एमिली ने खाना बना लिया था। यहाँ तक कि टेंट के अंदर इतना सामान देखकर वो सोचने लगते हैं कि एमिली के बैग में इतना सारा सामान कैसे आ गया। उसके बाद दोनों खाना खाने लगते हैं और एमिली ट्रेस को जलाने के लिए बाहर जा रही होती है, जिस पर सातो उससे कहता है कि तुम इस तरह ट्रेस को जलाने क्यों जा रही हो। वो बताती है कि अगर हमने इस ट्रेस को नहीं जलाया तो ये स्ट्रे में बदल जाएंगे। और ये सुनने के बाद सातो भी बहुत ही हैरान हो जाता है कि ट्रेस भी स्ट्रे में बदल सकते हैं। वो भी इसको देखना चाहता था और एमिली बताती है कि ट्रेस से बने स्ट्रे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उसके बाद बाहर उस ट्रेस से एक मोस्टर आ जाता है। एमिली उस पर अटैक करती है लेकिन उस मोस्टर को कुछ भी नहीं होता, और इधर सातो उस पर अपनी फायर बुलेट से अटैक करता है, पर उस मोस्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और ये देखने के बाद सातो उस पर अपनी गन से अटैक कर देता है। ज्यादा आग होने की वजह से मोस्टर जलकर खत्म हो जाता है और सातो को एक न्यू बुलेट मिलती है। उसके बाद सातो उस न्यू बुलेट का यूज एक स्लाइम पर करता है, लेकिन वो स्लाइम उस बुलेट से बच जाता है और तभी वो बुलेट पीछे से उस स्लाइम को लग जाती है, जो देखने के बाद सातो कहता है कि शायद से ये बुलेट अपने आप मोस्टर पर अटैक करती है। उसके बाद वो दोनों न्यू डंजन के पास आ जाते हैं और वहाँ पर पहले से ही बहुत ही सारे लोग होते हैं और वहाँ पर बहुत ही सारा ट्रैश भी होता है, जो देखने के बाद सातो कहता है कि इतने सारे ट्रैश को ऐसे छोड़ना सही नहीं होगा। और एमिली उसको बताती है कि यहाँ पर बहुत ही सारे लोग हैं, इसलिए ट्रैश स्ट्रे में नहीं बदलते। तभी वो दोनों वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि सभी ट्रैश को अपने फायर मैजिक से जला रही होती है, और उसकी पावर्स को देखकर वो दोनों बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं। एमिली सातो से कहती है कि शायद से इसका काम यहाँ के सभी ट्रैश को जलाना होगा, और सातो देखते है कि वहाँ पर बहुत ही सारा ट्रैश है। वो कहता है कि इतना सारा ट्रैश जलाना आसान नहीं होगा और वैसे भी ये बहुत ही ज्यादा थक चुकी है। सातो उस लड़की को रेस्ट करने के लिए कहता है और वो लड़की उनसे कहती है कि मुझे ये काम खत्म करना होगा। जैसे ही वो अपना फायर मैजिक यूज करने वाली होती है तभी वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, लेकिन सातो उसको पकड़ लेता है और उससे पूछते है कि तुम ठीक हो, और वो लड़की बेहोश हो चुकी होती है इसलिए वो कुछ भी नहीं कह पाती। उसके बाद उस लड़की को वापस से होश आता है और वो वापस से उस ट्रैश को जलाने के लिए जा रही होती है, और उसको जाता देख सातो उसको रेस्ट करने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़की बताती कि ये मेरा काम है और मुझे इसको टाइम पर खत्म करना है। और ये सुनने के बाद सातो सोचता है कि इस स्ट्रेस से लोग अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं, वो कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क करते हैं और उनसे उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए सातो अपने पास से वो गन निकालता है और उस लड़की पर फायर कर देता है, जिससे कि वो लड़की बेहोश हो जाती है। और एमिली सातो से पूछती है कि तुमने बोला उस लड़की के साथ क्या किया, और सातो उसको बताता है कि मैंने इस पर अपने स्लीपिंग बुलेट का यूज किया है, जिससे कि कुछ देर तक वो आराम से सो सकेगी। और उसके बाद जैसे ही उस लड़की को होश आता है तो वो बाहर आकर ट्रैश को देखने लगती है, जो कि स्ट्रे में बदल जाता है, लेकिन सातो उन्हें आसानी से हरा देता है और सातो की पावर्स को देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। इधर एमिली सभी लोगों को लाइन से अपने ट्रैश को फेंकने के लिए कहती है और उसके बाद सातो उस लड़की के पास आता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेनी चाहिए, यहाँ हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, और वो सातो की बात मान लेती है। उसके बाद वो सभी खाना खाने के लिए आते हैं और जैसे ही वो लड़की एमिली के हाथ का बना खाना खाती है तो वो रोने लग जाती है और बताती कि उसने बहुत ही टाइम के बाद कुछ अच्छा खाया है। फिर वो लड़की उन्हें अपना नाम सेलेटिया बताती है और कहती कि यहाँ पर नया डंजन आने की वजह से ट्रैश बढ़ चुका है, क्योंकि अभी तक उस डंजन की ओनरशिप किसी को नहीं मिली है, इसलिए लोग यहाँ पर बिना टैक्स के काम कर रहे हैं। सातो सेटिलिया से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कुछ दिन तक यहाँ पर रुकने वाले हैं, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने के लिए आते रहेंगे। ये सुनने के बाद सेटिलिया उन्हें थैंक यू कहती है और जैसे ही सातो उसको चाय देने के लिए जा रहा होता है तभी वो देखते कि सेटिलिया आराम से सो रही होती है, इसलिए वो दोनों उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और अगली सुबह सेटिलिया अपने फायर
मैजिक का यूज करके सभी को ट्रेस चला देती है। सातो और एमिली को देखते ही सेटिलिया की पावर पहले से बढ़ चुकी होती है, जिस पर वो बताती है कि मैं बहुत ही दिनों के बाद अच्छे से सो पाई हूँ, इसलिए मेरी बॉडी पहले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील कर रही है। और उसके बाद एमिली उससे कहती है कि हम कुछ काम के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम चाहो तो हमारे टेंट में रह सकती हो और हम रात को वापस से आ जाएंगे। पहले तो सेटिलिया इसके लिए मना कर रही होती है, लेकिन वो सातो और एमिली की रिक्वेस्ट को सुनने के बाद हाँ कह देती है। और दूसरी तरफ वो दोनों टाउन में घूमने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक शॉप पर आते हैं जहाँ पर बहुत ही सारे रिंग्स और ज्वेलरीज होते हैं और उनका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा हाई होता है। सातो सोचता है कि मैं एक रिंग भी नहीं बाय कर सकता हूँ, और इधर एमिली को वो रिंग बहुत ही अच्छी लग रही होती है, लेकिन वो उसको नहीं खरीद सकती थी क्योंकि उसके पास पैसे इतने नहीं थे। और उसके बाद सातो ड्यूक नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि वहाँ डंजन का इंचार्ज होता है और सातो को डंजन के बारे में बताता है। कहता है कि यहाँ पर टोटल 10 फ्लोर्स हैं और हमें सारे फ्लोर्स के बारे में पता है वहाँ पर किस तरह के ड्रॉप मिलता है। जो ओड नंबर्स वाले फ्लोर है वहाँ पर तुम्हें वेजिटेबल्स मिलेंगे और इवन वाले फ्लोर पर मीट। हमने डिसाइड किया कि जिस ग्रुप को सबसे ज्यादा रेयर आइटम मिलेगा वो जीत जाएगा। और ये सुनने के बाद सातो ड्यूक से कहता है कि मैं रेयर आइटम को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, जिस पर ड्यूक उससे कहता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही अपने लोगों को वहाँ पर भेज दिया है और रेयर मोस्टर को ढूंढकर हमें इन्फॉर्म कर देंगे और तुम्हारा काम सिर्फ उन्हें मारकर उनसे रेयर ड्रॉप को लेना है। ये सुनने के बाद सातो भी बहुत ही खुश हो जाता है कि उन्होंने पहले से ही मेरे लिए प्लान बना कर रखा है। और तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और ड्यूक को बताता है कि हमें एक मोस्टर मिला है जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है। और ये सुनने के बाद वो सभी उस मोस्टर के पास जाते हैं। सातो वहाँ पर कुछ और एडवेंचरस को देखता है और उनके बारे में ड्यूक से पूछता है, जिस पर ड्यूक बताता है कि वो ओल्ड मैन असल में हार्डवर है, वो भी इस डंजन की ओनरशिप के लिए हमसे बैटल कर रहा है। और उसके साथ में जो एडवेंचरर है उसका नाम जीन है, उसका ड्रॉप लेवल F है। और वो सातो से पूछते हैं कि आखिर इतने लो लेवल की एडवेंचरर अपने साथ क्यों लेकर आए हैं, जिस पर ड्यूक बताता है कि वो हमारे ड्रॉप आइटम खराब करना चाहते हैं क्योंकि जीन का ड्रॉप आइटम लो है, इसलिए वो हमारे मोस्टर को खत्म करने की कोशिश करेगा जिससे कि हमें रेयर आइटम नहीं मिलेंगे। फिर सातो उस मोस्टर पर अपनी गन से फायर करता है और उसको लगता है कि शायद से वो मोस्टर मर चुका है और वो मोस्टर और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और इधर हावर्ड बताता है कि इस तरह के मोस्टर को मारने के लिए पहले उनके कोर को खत्म किया जाता है। उसके बाद जीन उस मोस्टर पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी सातो अपने पास से एक बुलेट निकालकर उस मोस्टर पर अटैक कर देता है। वो बुलेट अपने आप मोस्टर के कोर को खत्म कर देती है, जिसके बाद मोस्टर मर जाता है और सातो को ड्रॉप आइटम में बीन स्प्राउट्स मिलते हैं। ड्यूक सातो से कहता है कि तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया। और इधर हावर्ड और बाकी सभी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। ड्यूक सातो को उसके काम के लिए बहुत ही सारे पैसे देता है और उससे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। उसके बाद सातो एमिली के पास आता है और उसको सारी बात बताता है और फिर वो एमिली को वही रिंग देता है जो कि उसने शॉप पर पसंद की थी। एमिली उस रिंग को लेने से मना कर रही होती है और कहती है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, जिस पर सातो उससे कहता है कि मैंने ये रिंग तुम्हारे लिए बाय की है। उसके बाद वो एमिली को रिंग पहना देता है और एमिली सातो को उस गिफ्ट के लिए थैंक यू कहती है। और उसके बाद वो दोनों अपना स्टेटस चेक करते हैं, जहाँ पर एमिली देखती कि उसका लेवल बढ़ चुका है और उसके ड्रॉप आइटम में +1 ऐड हो चुका है। और एमिली इस बारे में सातो से पूछती है। सातो बताता है कि मैंने इस रिंग को पहले स्ट्रे में ही बदल दिया था और उसको मना करने के बाद मुझे वापस से ये रिंग मिल गया जिस पर +1 लिखा था। और उसके बाद वो दोनों किंगडम में उस रिंग को टेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक मोस्टर दिखाई देता है और एमिली उस मोस्टर को आसानी से मार देती है, जिसके बाद उसको ड्रॉप आइटम में मीट मिलता है। उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पहली बार इतना रेयर आइटम मिला है। उसके बाद वो दोनों आगे जाते हैं, जहाँ पर हावर्ड की टीम एक मोस्टर से फाइट कर रही होती है और वो मोस्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे ही एमिली उससे फाइट करने के लिए जाती है तो उस मोस्टर के अटैक से एमिली की पावर लो हो जाती है। सातो को वहाँ पर देखने के बाद हावर्ड उससे कहता है कि तुम इस मोस्टर को खत्म कर दो। और सातो सोचता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ड्रॉप आइटम में रेयर चीजें बाहर आ जाएंगी, जिसके बाद दोनों ग्रुप के बीच का लेवल सेम हो जाएगा। इसलिए सातो उस मोस्टर को मारने से मना कर देता है। इधर दूसरा एडवेंचरर उस मोस्टर से फाइट किए जा रहा होता है, लेकिन तभी एमिली अपनी रिंग सातो को दे देती है और उसके बाद उस मोस्टर से फाइट करती है। सातो अपनी गन से उस मोस्टर को फ्रीज कर देता है और एमिली उसको आसानी से हरा देती है और ड्रॉप आइटम में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। हावर्ड के लोग ये देखकर बहुत ही निराश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर एमिली सातो से कहती है कि बिना उस रिंग के मेरा ड्रॉप लेवल काम का नहीं है, इसलिए हमें कोई भी ड्रॉप आइटम नहीं मिला। और सातो एमिली से कहता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो। और उसके बाद सातो ड्यूक के पास आता है। ड्यूक सातो से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि कल हावर्ड और भी एडवेंचर यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद हमारा जितना और भी मुश्किल हो जाएगा और वो डंजन को बहुत ही सारे आइटम से भर देंगे। फिर सातो ड्यूक से कहता है कि अगर मैं फ्लोर 3, 5, 7 और 9 के मोस्टर को हरा कर रेयर आइटम को कलेक्ट कर लूं तो शायद से हम जीत सकते हैं। ड्यूक को भी ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और सातो उससे कहता है कि तुम मेरे मोस्टर को ढूंढने का प्राइस 10 मिलियन कर दो, जिस पर ड्यूक कहता है कि अगर हमें उस मोस्टर के रेयर आइटम नहीं मिला तो हमें बहुत ही लॉस हो जाएगा। फिर सातो उससे कहता है कि अगर ऐसा हुआ
होगा तो मैं तुम्हें उस सारे लॉस के पैसे दूंगा। और ड्यूक उसकी बात को मान लेता है। उसके बाद सातो सभी स्ट्रेक पर जाकर मॉन्स्टर को हरा देता है और ये देखकर ड्यूक भी बहुत ही हैरान हो जाता है। सातो को लेवल 9 पर मशरूम मिलते हैं और ड्यूक सातो से कहता है कि अब हमें इस बैटल को जीत सकते हैं और उन सभी आइटम को रिपोर्ट देने के लिए वहाँ से चला जाता है। सातो भी डंजन में और आइटम को ढूंढने के लिए चला जाता है और तभी उसके सामने जीन और उसके लोग आ जाते हैं और सभी सातो से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से कोई भी रेयर आइटम नहीं मिल रहे हैं और अब तुम्हें सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। उनमें से एक अपने मैजिक का यूज करके सातो को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अब तुम अपने मैजिक का यूज नहीं कर पाओगे। उसके बाद सभी सातो पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं लेकिन सातो उन्हें अपने हाथों से ही हरा देता है। फिर सातो अपनी गन को निकालता है जिसे देखने के बाद जीन उससे कहता है कि तुम्हारी गन काम नहीं करने वाली है। तभी सातो उस पर फायर कर देता है और बुलेट जीन के साइड से निकल जाती है जो देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और सातो से पूछते है कि तुम भला इस गन का यूज कैसे कर पा रहे हो। फिर सातो उसको बताता है कि ये गन बिना मैजिक के चलती है और उसके बाद सातो उन सभी को हील कर देता है और जीन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस समय कैसा फील हो रहा है। उसके बाद सातो एमिली और कैस्टिलिया के पास आता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसके बाद एमिली सातो के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और उसको खाने के बाद सातो उन्हें बताता है कि अभी तक हमें पता नहीं चला कि आखिर डंजन किस टाउन को मिलने वाला है। उसके बाद एमिली उसके लिए केक लेकर आती है और कैस्टिलिया उससे पूछती है कि तुमने वाला केक कैसे बनाया, जिस पर वो बताती है कि मैंने कैंप फायर का यूज करके केक को बनाया है। उसके बाद एमिली उन दोनों से कहती है कि मेरे पास आइसक्रीम नहीं है। उसके बाद एमिली उन दोनों से कहती है कि मेरे पास आइसक्रीम भी है और ये सुनने के बाद वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। अगली सुबह सातो देखते कि कैस्टिलिया अपने फायर मैजिक का यूज करके ट्रेस को जला रही होती है और तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है पर सही टाइम पर सातो उसको पकड़ लेता है और उसको हील कर देता है। जैसे ही उसको होश आता है तो वो सातो को अपने इतना क्लोज देखकर बहुत ही एम्बैरेस हो जाती है। सातो कैस्टिलिया से कहती है कि तुम्हें अपने ऊपर इतना जोर नहीं देना चाहिए और वैसे भी तुम कुछ ट्रेस के लिए अपने स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज कर रही हो। वो सातो को बताती है कि मुझे बस फायर मैजिक का लेवल 3 यूज करना आता है और बाकी फायर मैजिक के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ पर लोग और भी ट्रेस लेकर आ जाते हैं और कैस्टिलिया उसको जलाने वाली होती है पर सातो अपनी गन का यूज करके उसको जला देता है। वो कैस्टिलिया से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और ये सुनने के बाद कैस्टिलिया खुश हो जाती है। अगले दिन सातो देखता है कि वहाँ पर बहुत ही सारा ट्रेस आ चुका है और वो कैस्टिलिया से पूछता है कि आखिर ये ट्रेस खत्म क्यों नहीं हो रहा है, जिस पर वो उसको बताती है कि डंजन मॉन्स्टर आ चुका है और वो सातो को डंजन मॉन्स्टर के बारे में पूछता है। फिर एमिली उसको बताती है कि डंजन मॉन्स्टर असल में डंजन का बॉस होता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए किसी को भी डंजन में जाने के लिए नहीं दिया जा रहा होता है। और इधर कैस्टिलिया बताती है कि उस डंजन बॉस के कारण ही सारे लोग स्ट्रेस में हैं, इसलिए वो ज्यादा ट्रेस फैला रहे हैं और कैस्टिलिया उस ट्रेस को जला रही होती है पर सातो उसको ऐसा करने से मना कर देता है। वो कैस्टिलिया से कहता है कि अभी तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है और एमिली कैस्टिलिया को वहाँ से जाने लगती है। अगले दिन सातो देखते है कि वहाँ पर और भी ज्यादा कचरा हो गया है और वो कहता है कि आखिर ये कितने दिन तक चलेगा, जिस पर एमिली बताती है कि बस थोड़े दिन और उसके बाद सभी मॉन्स्टर खत्म हो जाएंगे और वैसे भी शहर की एक स्ट्रॉन्ग टीम को यहाँ दोस्त खत्म करने के लिए बुलाया गया है। सातो इस बात से बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि मैं उन लोगों को देख कर आता हूँ और वो जाते हुए कैस्टिलिया से कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर कैस्टिलिया एमिली से कहती है कि आखिर सातो इतना काइंड क्यों है और एमिली बताती है कि सातो असल में ऐसा ही है और वो मुश्किल में पड़े लोगों को नहीं देख सकता। इधर कैस्टिलिया याद करती है कि सातो ने उससे कहा था कि अगर उसका काम पूरा हो जाता है तो वापिस से शहर अपने घर चला जाएगा। इधर सातो ड्यूक के पास आता है जहाँ पर उसको नेपच्यून ग्रुप दिखाई देती है और वो उनसे पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ड्यूक बताता है कि इन्हें यहाँ पर उस डंजन मॉन्स्टर को मारने के लिए बुलाया गया है पर दूसरे ग्रुप के लोगों ने अभी तक किसी पार्टी को हायर नहीं किया। सातो इसका रीजन पूछता है और नेपच्यून के साइड में बैठे लड़की बताती है कि डंजन मॉन्स्टर जितनी देर तक उस डंजन में रहेगा तो वो उस डंजन को पूरी तरीके से चेंज कर देगा और ड्यूक कहता है कि इस तरह से हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। सातो ड्यूक से कहता है कि मैं उस डंजन में जाकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा पर ड्यूक उससे कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद दूसरी लड़की उसको बताती है कि बिना तुम किसी पार्टी के डंजन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए नहीं जा सकते हो, यहाँ तक कि तुम्हारी पार्टी के अंदर ए रैंक का मेंबर भी होना चाहिए। और ये सुनने के बाद सातो नेपच्यून को अपने साथ चलने के लिए कहता है पर नेपच्यून उसको मना कर देता है और कहते है कि मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर आया हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। फिर सातो कहता है कि मैं किसी और एडवेंचरर को ढूंढकर डंजन में लेकर जाऊंगा और नेपच्यून बताता है कि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है क्योंकि वो सभी अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। और सातो टाउन में सभी एडवेंचरर्स के पास जाता है और वो सभी उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर एमिली आती है और वो सातो से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ उस डंजन मॉन्स्टर को हराने जाऊंगी। सातो बहुत ही खुश हो जाता है और एमिली से कहता है कि तुम हमेशा मेरा साथ देती हो। और फिर वहाँ पर कैस्टिलिया भी आती है और सातो से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ और सातो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो तुम्हारा काम कैसे होगा। फिर कैस्टिलिया उसको बताती है कि मैंने पहले से इसके बारे में सोच लिया है। और उसके बाद वहाँ पर जीन आता है
कैस्टिलिया बताती है कि जेन यहाँ पर सारे काम करने लगा है और उसके साथ बहुत ही सारे लोग होते हैं जो कि ट्रेस जलाने का काम करने लगते हैं। उसके बाद सातो उससे कहता है कि हमें ए रैंक एडवेंचर की जरूरत है और फिर कैस्टिलिया उसको अपना स्टेटस दिखाती है। उसका रैंक ए होता है और ये देखकर सातो भी बहुत ही हैरान हो जाता है और कैस्टिलिया सातो से कहती है कि तुम वापिस से अपने घर चले जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और उसके बाद वो तीनों डंजन में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक भी मोस्टर दिखाई नहीं दे रहा होता है। एमिली बताती है कि सभी मोस्टर डंजन बॉस के डर से छुप गए और तभी सातो को कुछ फील होता है। वो उन दोनों को वहाँ से लेकर दूर चला जाता है क्योंकि उसके पीछे की दीवार गिर चुकी होती है और वहाँ पर डंजन बॉस आ जाता है। एमिली उस पर अटैक करती है लेकिन वो मोस्टर अपने बैरियर का यूज करके बच जाता है। सातो भी अपनी गन का यूज करता है लेकिन उस यूनिकॉर्न को कुछ भी नहीं होता और सातो कहता है कि हमें पीछे इसका बैरियर तोड़ना होगा। कैस्टिलिया अपनी फायर मैजिक का यूज करती है और तभी सातो भी अपनी गन से शूट करता है और उसके बाद यूनिकॉर्न का बैरियर टूट जाता है। फिर एमिली उस पर अटैक करने के लिए जाती है लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है और एमिली दोबारा से उस पर अटैक करने वाली होती है लेकिन वो वापस अपने बैरियर का यूज करने लगता है और सातो कहता है कि हमें उसको जल्दी से खत्म करना होगा। इधर यूनिकॉर्न अपने मैजिक का यूज करता है जिससे कि उन सभी का लेवल स्टार्स कम हो जाता है। एमिली जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए जाती है तो वो यूनिकॉर्न उसको दूर फेंक देता है और एमिली का ये हालत देखने के बाद सातो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। दूसरी तरफ सातो कैस्टिलिया को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है और सातो उसको रेस्ट करने के लिए कहता है। कैस्टिलिया सातो से माफी मांगती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, जिस पर सातो उससे कहता है कि तुमने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया है। फिर सातो एमिली से कहता है कि तुम कैस्टिलिया का ध्यान रखो और तब तक मैं उस मोस्टर से फाइट करता हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद कैस्टिलिया याद करती कि जब वो ट्रैश जलाने का काम करती थी तब किसी को भी उसकी फिक्र नहीं थी, सब उस पर बस काम को लेकर गुस्सा हो रहे होते हैं। पर जब वो सातो से मिली थी तब सातो ने उसको समझाया था और ये सब याद करने के बाद कैस्टिलिया उठ जाती है। वो सातो से कहती कि हम इस मोस्टर को हरा कर रहेंगे और इतना कहने के बाद वो वापिस से अपना फायर मैजिक यूज करती है। इधर सातो एमिली का हैमर उठाकर उस यूनिकॉर्न पर अटैक करता है और उस अटैक के बाद उस डंजन बॉस को हरा देते हैं। उसके बाद कैस्टिलिया बेहोश हो जाती है और सातो उसके पास आता है। फिर जब उसको होश आता है तो सातो उसको गोल्डन हॉर्न देता है जो उसको यूनिकॉर्न को हराने के बाद मिला था और कैस्टिलिया उसको लेने से मना कर रही होती है, जिस पर सातो उसको बताता है कि तुम्हारे बिना हम इस मोस्टर को नहीं हरा पाते हैं, इसलिए ये तुम रख सकती हो और इसका यूज करके तुम लेवल 1 मैजिक का भी यूज कर पाओगी। और कैस्टिलिया इस बात से बहुत ही खुश हो जाती है। दूसरी तरफ डीक को पता चलता है कि सातो ने डंजन बॉस को हरा दिया है और उसके बाद हम नेपच्यून को देखते हैं जो कि हार्वर्ड के पास होता है। वो हार्वर्ड से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने सातो से फाइट करने का चांस खो दिया। इधर नेपच्यून ग्रुप की लड़कियां सातो से कहती है कि तुम्हारे पास तो सच में बहुत ही अच्छी पार्टी मेंबर्स हैं। उसके अगले दिन कैस्टिलिया अपने फायर मैजिक का यूज करके आसानी से ट्रेस जला रही होती है और तभी वहाँ पर सातो आता है। वो कैस्टिलिया को बताता है कि डंजन की ओनरशिप सेक्टर टाउन में मिल चुकी है और मैं वापस से उस टाउन में जा रहा हूँ। फिर सातो कैस्टिलिया से कहता है कि क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हो और कैस्टिलिया इसके लिए हाँ कह देती है। उसके बाद वहाँ पर एमिली भी आ जाती है और कहती है कि हम तीनों की पार्टी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी बनेगी। वो तीनों इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर एवे बहुत ही ज्यादा बोर हो रही होती है और वो कहती है कि आखिर सातो वापस कब तक आएगा और उसको वहाँ पर रखे कैरेट्स भी अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। एवे कहती है कि मुझे सातो के लाए हुए कैरेट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और दूसरी तरफ सातो वापस से टाउन में आता है। सभी लोग कैस्टिलिया को देखकर बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि वो दिखने में बहुत ही सुंदर होती है और तभी वहाँ पर एर्जा आ जाती है। वो सातो के साथ कैस्टिलिया को देखकर थोड़ी सी हैरान होती है और सातो से उस लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर सातो बताता है कि इसका नाम कैस्टिलिया है और ये हमारी पार्टी की न्यू मेंबर है। और ये जानने के बाद एर्जा सातो से कहती है कि तुमने अपनी खुद की पार्टी बना ली, इस बात से मैं बहुत ही खुश हूँ। और वो सातो से कहती है कि तुम्हें हार्वेस्ट फेस्टिवल में मेरी मदद करनी होगी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सातो को इस फेस्टिवल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और कैस्टिलिया उससे कहती है कि मैं और एमिली दोनों जाकर इस फेस्टिवल के बारे में पता करते हैं। उसके बाद वो दोनों सातो के पास आते हैं और कैस्टिलिया बताती है कि इस हार्वेस्ट फेस्टिवल में लोग गुड्स को कलेक्ट करके उन्हें स्ट्रे में बदल देते हैं, बाद में उन स्ट्रे को मारने लगते हैं और जिनका आइटम और मोस्टर सबसे ज्यादा रेयर होता है वो इस फेस्टिवल को जीत जाता है। फिर कैस्टिलिया सातो से पूछती कि हम आखिर यहाँ पर डंजन के बाहर बैठकर बात क्यों कर रहे हैं और उस बॉक्स में क्या रखा है। सातो उसको बताता है कि मैं इस डंजन में अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए गया था और मैंने अपनी स्पीड को मैक्स कर ली है। उसके बाद मैं अगले फ्लोर पर चला गया और वहाँ मोस्टर को खत्म कर दिया। फिर उस बॉक्स में स्ट्रे बाहर आ जाते हैं, जो देखकर कैस्टिलिया बहुत ही डर जाती है और एमिली उससे कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सातो उन सभी स्ट्रे को मार देता है। फिर सातो को
एक न्यू टाइप की बुलेट मिलती है और कैस्टिलिया ये देखने के बाद कहती है कि स्ट्रे तो कोई भी ड्रॉप नहीं देते, जिस पर सातो बताता है कि मेरा ड्रॉप लेवल ऐसे है, इसलिए मुझे स्ट्रे को मारने के बाद भी ड्रॉप्स मिलते हैं और ये बात मैंने सभी से सीक्रेट रखी थी, इसलिए तुम भी किसी को मत बताना। और कैस्टिलिया उसकी बात को मान लेती है और तभी टाउन में एक ब्लास्ट होता है और उस आवाज को सुनने के बाद सातो और टाउन वाले भी आ जाते हैं, जहाँ पर सातो एक आदमी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वो सातो को बताता है कि टाउन में एक पावरफुल स्ट्रे आ चुका है। उसके बाद वो सभी उस स्ट्रे के पास आ जाते हैं और कैस्टिलिया अपने फायर मैजिक का उस पर अटैक करती है और एमिली उस पर अपने हैमर से अटैक करती है और उस मोस्टर को कुछ भी नहीं होता और ये देखने के बाद सातो उस मोस्टर को उठाकर हवा में फेंक देता है और उसको अपनी न्यू बुलेट का यूज करके पकड़ लेता है। उसके बाद उसको शूट कर देता है और वो मोस्टर खत्म हो जाता है। फिर सातो को ड्रॉप आइटम में एक बैग मिलता है। इधर एमिली का हैमर भी बैंड हो चुका होता है और सातो उससे कहता है कि अब हम तुम्हारे लिए नया हैमर बाय करेंगे, जिस पर एमिली उसको मना कर रही होती है और उस हैमर को सही करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो हैमर पूरी तरीके से टूट जाता है। ये देखकर एमिली निराश हो जाती है और सातो उससे कहता है कि तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, हम कल शॉप पर जाकर न्यू हैमर खरीद लेंगे। एमिली भी इसके लिए मान जाती है और रात को एवे एक आदमी से पूछती कि आखिर स्ट्रे को किसने मारा है, जिस पर वो बताता है कि सातो ने उस स्ट्रे को मारा है। ये सुनने के बाद एवे बहुत ही खुश हो जाती है और कहती कि सातो टाउन में वापस आ चुका है। और दूसरी तरफ एमिली और सातो नया हैमर लेने के लिए शॉप पर आ जाते हैं, जहाँ शॉप ओनर एमिली से कहता है कि हम तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग हैमर देंगे, जो सुनने के बाद एमिली कहती है कि उसका प्राइस तो बहुत ही ज्यादा होगा। फिर शॉप ओनर उससे कहता है कि तुम्हें वो हैमर फ्री में दिया जाएगा और तुम टाउन में बहुत ही पॉपुलर हो और इस तरह से हमारे हैमर की ब्रांडिंग भी हो जाएगी। एमिली इसके लिए मान जाती है और उसके बाद सातो वापस से डंजन में जाता है, जहाँ पर उसको प्रिंसेस का गार्ड दिखाई देता है। वो उससे पूछते कि क्या आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है और वो सातो से कहता है कि हम इस बारे में ही सोच रहे हैं। फिर सातो उन्हें एक रिंग बनाने का आइडिया देता है और उन्हें वो बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ वो मोस्टर प्रिंसेस पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन सातो उन सभी को हरा देता है और प्रिंसेस को भी सातो का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। वो सातो से कहती कि हमारा पहला प्रोडक्ट तुम्हें दिया जाएगा। सातो इसके लिए मना कर रहा होता है और तभी प्रिंसेस उससे कहती है कि तुमने हमारी बहुत ही मदद की है। इधर एमिली अपने हैमर के लिए स्ट्रॉन्ग हैंडल सेलेक्ट कर रही होती है और तभी वहाँ पर एवे आ जाती है और वो सातो के बारे में पूछती है। एमिली बताती है कि सातो डंजन में गया हुआ है, उसके बाद ओदेलेलू डंजन में जाएगा और ये सुनने के बाद एवे सातो को ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर सातो अपने न्यू ड्रॉप आइटम को देख रहा होता है, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है और उसके सारे ड्रॉप्स को खुद उसमें स्टोर कर लेता है। सातो कहता है कि उस समय अगर इस बैग ने उन सीड्स को कलेक्ट नहीं किया होता तो मेरा सीक्रेट सबके सामने आ जाता। इधर एवे उस डंजन में जाती है, लेकिन उसको सातो नहीं मिलता और उसके बाद एवे अर्जा के पास आती है, पर सातो वहाँ पर भी नहीं होता, इसलिए वो निराश होकर वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद सातो अपने सामान को सेल करने के लिए अर्जा के पास आता है, जहाँ पर अर्जा सातो से कहती है कि तुम्हें हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में पता है, और सातो कहता है कि मैंने उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता करी है। फिर अर्जा सातो से कहती है कि तुम्हें कुछ रेयर मोस्टर को पकड़ना होगा और इसके लिए मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगी, और सातो इसके लिए मान जाता है। तभी वहाँ पर अर्जा की दोस्त भी आ जाती है और वो सातो को पैसे देती है। सातो देखता है कि उसको कोइंस भी मिले हैं। फिर वो बताती है कि जो यहाँ पर डंजन का इंचार्ज है वो करप्शन में पकड़ा गया है और इसलिए मनी सर्कुलेशन में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद सातो को पता चलता है कि ड्रॉप आइटम में पैसे भी मिलते हैं और ये सुनने के बाद वो बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर सातो पैसे को स्ट्रे में बदलने की कोशिश करता है और वहाँ पर एक स्ट्रे आ जाती है, पर सातो उसको खत्म कर देता है, जिसके बाद उसको एक पोशन मिलता है और उसका यूज करके 10 मिनट के लिए अपने आप ड्रॉप रेट को इंक्रीज कर सकते हो। जो देखने के बाद सातो कहता है कि मेरा ड्रॉप लेवल पहले से ही मैक्स है, इसलिए ये पोशन मेरे लिए यूजफुल नहीं है। तभी वहाँ पर एवे आ जाती है और वो सातो से कैरेट्स मांगने लगती है। सातो उसके लिए बहुत ही सारे कैरेट्स लेकर आया होता है। उन्हें खाने के बाद एवे बहुत ही खुश हो जाती है और वो सातो से कहती है कि तुम अपने पार्टी मेंबर को भी थोड़े कैरेट्स लाने के लिए कह सकती थी, जिस पर एवे बताती कि उसको सिर्फ सातो के लाए कैरेट्स ही अच्छे लगते हैं और वैसे भी मैंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया है। सातो इसका रीजन पूछता है और एवे बताती है कि मुझे बस कैरेट्स चाहिए थे, लेकिन उन सभी को अपने लिए कुछ और गुड्स चाहिए थे, इसलिए मैंने पार्टी को लीव कर दिया और वैसे भी हम रैबिट्स अकेले रह सकते हैं। और उसके बाद वो सातो को अपना पास्ट बताती है, जहाँ पर वो अपने रैबिट क्लैन के साथ रहती थी, लेकिन ड्रॉप आइटम में उसको मीट मिलता था, इसलिए वो ज्यादा मीट खाती थी और ये देखकर बाकी के रैबिट्स भी उससे दूर हो गए, क्योंकि एवे को वेजिटेबल खाना पसंद नहीं था। फिर उसके बाद एवे ने एक बेफेलो को हराया और उसको ड्रॉप आइटम में एक लड़का मिलता है और उसके बाद वो दोनों मिलकर एक मोस्टर को हराते हैं, जिसके बाद उन्हें कैरेट मिलती है और जब एवे उस कैरेट को खाती है तो उसको वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन वो लड़का बाद में गायब हो जाता है और सातो एवे से कहती है कि तुम खुद उस मोस्टर को मारकर कैरेट्स कलेक्ट कर सकती थी, जिस पर वो बताती है कि मेरा ड्रॉप रैंक डी है, इसलिए मुझे ज्यादा अच्छे कैरेट्स नहीं मिलते। और ये सुनने के बाद सातो उसको वो पोशन दे देता है। वो एवे से कहता है कि इस पोशन की मदद से तुम्हारा
ड्रॉप लेवल बढ़ जाएगा और इसका असर थोड़े टाइम के लिए ही रहता है। एवे उस पोशन को ट्राई करती है और जैसे ही उसके पास एक स्लाइम आता है वो उसको खत्म कर देती है और एवे को ये बड़ा सा कैरेट मिलता है। एवे उस कैरेट को खाती है और उसको वो बहुत ही अच्छा लगता है और वो सातो से कहती है कि मैं तुम्हें इस पोशन के बदले में बहुत ही सारे पैसे दूंगी, जिस पर सातो बताता है कि ये पोशन बहुत ही रेयर है और ये तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और ये सुनने के बाद एवे सातो से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करनी है। सातो उसको पार्टी में रखने के लिए मान जाता है और उसके बाद वो दोनों वापस से घर आते हैं, जहाँ कैस्टिलिया और एमिली दोनों एवे को सातो के क्लोज देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। सातो उन्हें बताता है कि आज से एवे हमारी पार्टी के न्यू मेंबर है और इस बात से वो बहुत ही खुश होते हैं। अगले दिन मैजिक स्टॉर्म की वजह से कैस्टिलिया की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है और उसका सर भी दर्द हो रहा होता है। कैस्टिलिया उन्हें बताते हैं कि हम मैजिक यूजर्स के लिए मैजिक स्टॉर्म सच में बहुत ही बुरा है, पर मैं मैजिक स्टॉर्म खत्म होने के बाद वापस से नॉर्मल हो जाऊंगी। फिर सातो बताता है कि उस डंजन में एक्सप्लोर करते टाइम मैंने एक बड़ा सा हाउस खरीदने के बारे में सोचा, क्योंकि हमारी पार्टी के मेंबर के हिसाब से ये घर उतना बड़ा नहीं है और उस नए घर में अपनी मैजिक प्रोटेक्ट बैरियर भी नहीं होगा, जिससे कि उस पर मैजिक स्टॉर्म का भी असर नहीं होगा। और उसके बाद वो सभी नया घर देखने के लिए जाते हैं। वो घर बहुत ही बड़ा होता है और उसके अंदर आते ही कैस्टिलिया ठीक हो जाती है और एमिली उस घर के किचन को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो किचन बहुत ही बड़ा होता है और उन सभी को घर बहुत ही पसंद आता है और सातो उस घर को बाय करने का डिसीजन लेता है। अगले दिन वो सभी उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ कैस्टिलिया सातो को थैंक यू कह रही होती है और फिर वहाँ पर एवे आ जाती है। सातो कहता है कि हमें डंजन के नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए और इधर एवे सातो से कहती है कि हमें कैरेट्स लेने चलना चाहिए, पर सातो उसको मना कर देता है और कहता है कि पहले हमें हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए प्रिपेयर होना होगा और उसके बाद हम कैरेट्स लेने के लिए जाएंगे। एवे उसकी बात को मान जाती है और उसके बाद एमिली उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। उसको खाने के बाद वो सभी डंजन के 7th फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर स्नोफॉल हो रही होती है और सातो पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर स्नोफॉल कैसे हो रही है। कैस्टिलिया उसको बताती है कि कुछ डंजन में वेदर अलग होता है और सातो कैस्टिलिया से कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। फिर वो सभी आगे जाने लगते हैं और सातो उस ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि अपने साथी से कहता है कि तुम दोनों ने सच में बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे तुम दोनों पर बहुत ही ज्यादा प्राउड हो रहा है। हम डंजन के 7th फ्लोर पर आ चुके हैं। और ये सुनने के बाद दोनों एडवेंचरर भी बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर सातो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसको पता था कि वो ओल्ड मैन असल में उन दोनों का ब्रेन वॉश कर रहा है। आगे जाने के बाद उनके सामने एक स्लाइम आ जाता है और सातो उसको शूट कर देता है, लेकिन वो स्लाइम खुद को रीजनरेट कर लेता है। ये देखने के बाद सातो उसको पंच मारता है, पर उसको कुछ भी नहीं होता और कैस्टिलिया सातो को बताती है कि इस स्लाइम को मारने के लिए 2 लोगों को इस पर अटैक करना होगा, जिससे कि ये कमजोर हो जाएगा और दूसरा पर्सन इस स्लाइम को खत्म कर देगा। और इतना कहने के बाद कैस्टिलिया अपने फायर मैजिक का यूज करके उसको खत्म कर देती है। उसके बाद आगे एमिली एक स्लाइम पर अटैक करती है और सातो उसको शूट करके मार देता है, जिसके बाद उन्हें बहुत ही सारे अनियंस मिलते हैं। उसको देखने के बाद एमिली बहुत ही खुश हो जाती है और एवे बताती है कि उसको सिर्फ कैरेट्स पसंद है, जिस पर एमिली कहती है कि आज डिनर में वो करी बनाएगी और उसमें बहुत ही सारे कैरेट्स भी डालेगी। ये सुनने के बाद एवे बहुत ही खुश हो जाती है और तभी एक बड़ा सा स्लाइम सातो पर अटैक करता है और उस अटैक से सातो बर्फ में जाकर गिरता है। सातो उस स्लाइम को देखने के बाद कहता है कि ये तो अलग ही स्लाइम है और हम इसको कैसे हरा सकते हैं, जिस पर कैस्टिलिया बताती है कि इसको हमें सेम तरीके से ही हराना होगा, लेकिन जब ये बहुत ही वीक हो जाता है तो ये सारे अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। और इधर एवे कहती है कि मैं इस स्लाइम को जाकर कमजोर करती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी इस तरह के स्लाइम को हराया है। और उसके बाद एवे जाकर उस स्लाइम पर अटैक करने लगती है। इधर सातो उस स्लाइम को शूट करके मार देता है और उसके बाद उसको ड्रॉप आइटम में एक जैम मिलता है। कैस्टिलिया बताते हैं कि इस जैम का यूज करके हम मोस्टर के अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकते हो। फिर सातो उस जैम को टेस्ट करने के लिए लेवल 2 के स्लाइम से फाइट करता है और जैसे ही वो स्लाइम सातो पर अटैक करता है तो उसका अटैक रिफ्लेक्ट ही नहीं होता और कुछ देर के बाद वो स्लाइम मर जाता है और कैरेट में चेंज हो जाता है और एवे जाकर उस कैरेट को खा लेती है। उसके बाद सातो कहता है कि ये जैम बहुत ही स्लो काम करती है, इसलिए शायद से मुझे ये जैम अर्जा को सेल कर देनी चाहिए। वो सभी अर्जा के पास जाते हैं और सातो अर्जा को वो जैम दे देता है, जो देखने के बाद अर्जा कहती है कि ये जैम तो 7th फ्लोर के मोस्टर को हराने के बाद मिलता है। और ये सुनने के बाद वहाँ पर सभी एडवेंचरर्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उसके बदले में अर्जा सातो को 3 मिलियन कैश दे देती है। सातो उतने पैसे को देखकर अर्जा से पूछता है कि क्या ये जेम सच में इतना कीमती है, और वो कहते हैं कि इस समय हार्वेस्ट फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए सभी को उनके ड्रॉप से ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। और अर्जा सातो से कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी शॉप का रैंक भी बढ़ चुका है। वो वहाँ से जाने लगते हैं, तभी वहाँ पर शॉप पर एक छोटी सी लड़की आती है और वो सभी से पूछती है कि क्या तुम मुझे अपनी पार्टी का मेंबर बना सकते हो, और वो सभी उसको मना कर देते हैं। और इधर सातो डंजन के अंदर जाता है तो उसको ऐसे सीड्स मिलते हैं जिससे कि वो अपने एमपी इंक्रीज को कर सकता है। सातो समझ जाता है कि शायद से अब मैं मैजिक का यूज कर सकता हूँ, और उसके बाद सातो उन 3 मिलियन का यूज करके मैजिक फ्रूट्स बाय करता है। कैस्टिलिया उसको बताते हैं कि इस मैजिक फ्रूट को खाने के बाद तुम भी मैजिक का
यूज कर पाओगे और वो भी कई टाइप का मैजिक होता है। लेकिन सातो को एक आइडिया आता है और उस फ्रूट को स्ट्रे में बदल देता है, जिससे कि वहाँ पर सातो का डुप्लीकेट आ जाता है और वो स्टील का बना होता है। इसलिए सातो को उससे फाइट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है, पर सातो उसको शूट करके मार देता है, जिसके बाद उसको वापस से मैजिक फ्रूट मिल जाता है। कैस्टिलिया बताते हैं कि इस फ्रूट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और सातो उसको बताता है कि उसके ऊपर अब 2 मार्क आ चुके हैं। उसके बाद सातो उस फ्रूट को खा लेता है और बाद में सातो एमिली को बताता है कि उसने मैजिक सीख लिया है। वो उसको विंड मैजिक का यूज करके दिखाता है, फिर वो पूरी मैजिक स्किल का यूज करने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ स्लाइम्स आ जाते हैं और कैस्टिलिया उन पर अपने फायर मैजिक का यूज करती है और सातो उस बड़े से स्लाइम को पकड़ लेता है, जिसके बाद एमिली उसको मार देती है और उस स्लाइम ड्रॉप में बहुत ही सारे आलू देता है, जो देखने के बाद एमिली कहती कि मुझे ये ड्रॉप कैसे मिला। फिर सातो बताता है कि मेरे न्यू मैजिक से मैं अपना ड्रॉप किसी को भी दे सकता हूँ, इसलिए शायद से ये मैजिक उतना खास नहीं है। एमिली सातो को बताती है कि ये मैजिक बहुत ही पावरफुल है और इससे मेरे स्टेट्स भी बढ़ चुके हैं और कैस्टिलिया बताती कि इसका शायद से हो सकता है। फिर सातो इस बात से बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि मैं अपना दोस्तों का लेवल भी बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद सातो टाउन में घूम रहा होता है और तभी उसको एर्जा दिखाई देती है और उसके हाथ में बहुत ही सारा सामान होता है। सातो उसकी मदद करता है और सारा सामान लेकर उसकी शॉप पर आ जाता है, जहाँ पर एर्जा देखती कि वो वही लड़की है जो कि पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है। उस लड़की को ओल्ड मैन अपनी पार्टी में शामिल कर रहा होता है और इस बात से वो लड़की बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर सातो आ जाता है और उस ओल्ड मैन से कहता है कि ये लड़की मेरी पार्टी को ज्वाइन करने वाली है। फिर एर्जा उसके पास आती है और उससे कहती है कि सातो की पार्टी सच में बहुत ही अच्छी है। वो लड़की बाकी एडवेंचरर से भी इस बारे में पूछती है, जिस पर वो सभी बताते हैं कि सातो की पार्टी सच में बहुत ही अच्छी है और इस समय सब उसी की ही बात कर रहे हैं, इसलिए वो लड़की भी सातो की पार्टी ज्वाइन करने के लिए मान जाती है और सातो उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम एलिसिया बताती है। फिर सातो उसको अपने साथ स्टेटस पैनल पर लेकर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि इसका लेवल तो बहुत ही लो है, इसलिए उसका लेवल अप करने के लिए डंजन में ले जाता है, जहाँ पर एलिसिया सातो को बताती है कि मेरा जन्म इस डंजन में हुआ है और मेरे पास सभी मॉन्स्टर को डिटेक्ट करने की पावर्स हैं। फिर वो सातो को बताते हैं कि उस साइड से बहुत सारे स्केलेटन्स आ रहे हैं और सातो उन सभी को पकड़ लेता है। एलिसिया पत्थर से उन सभी स्केलेटन को मारना शुरू करती है, जिससे कि उसका लेवल भी बढ़ जाता है और वो दोनों बाहर लेवल चेक करने के लिए आते हैं, जहाँ पर सातो देखता है कि एलिसिया का लेवल 2 हो चुका है और उससे आगे का लेवल नहीं बढ़ रहा होता है। फिर एलिसिया बताती है कि एक स्केलेटन मुझे अंदर आने के लिए कह रहा है। उसके बाद वो दोनों वापस से डंजन में आ जाते हैं, जहाँ पर सातो उस स्केलेटन को पकड़ लेता है और उसको एलिसिया मार देती है। लेकिन इस बार वो गायब होने की वजह से छोटा सा स्केलेटन बन जाता है और एलिसिया उसको अपना पेट बना लेती है। फिर वो स्केलेटन स्लाइम से फाइट कर रहा होता है और उसको हराने के बाद वो स्लाइम भी छोटा सा पेट बन जाता है और एलिसिया उन दोनों को अपने साथ रख लेती है, जो देख सातो कहता है कि शायद से तुम इनकी बातें समझ सकती हो और वैसे भी तुम इस डंजन में ही पैदा हुई हो। उसके बाद सातो उसको अपने घर ले जाता है, जहाँ कैस्टिलिया एलिस के पास 2 छोटे पेट को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर सातो एलिसिया के बारे में सभी को बताता है और कहता है कि आज से ये हमारी पार्टी की न्यू मेंबर है और ये सुनने के बाद कैस्टिलिया और एमिली दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर सातो एवे से इस बारे में पूछता है और एवे एलिसिया से कहती है कि क्या तुम्हें कैरेट्स पसंद है और एलिसिया बताती है कि उसको कैरेट्स खास पसंद नहीं है, जो सुनकर एवे कहते हैं कि तुम पार्टी को ज्वाइन कर सकती हो और वैसे भी मुझे तुमसे कैरेट के लिए फाइट नहीं करनी पड़ेगी। एलिसिया भी उन सभी की पार्टी में आने के बाद बहुत ही खुश हो जाती है। अगले दिन सातो एमिली से पूछते है कि कैस्टिलिया और एवे कहाँ पर है और वो दोनों बताती है कि दोनों डंजन में गए हुए हैं। अगले दिन सातो एमिली से पूछते है कि कैस्टिलिया और एवे कहाँ पर है और वो बताती है कि वो दोनों तो डंजन में गए हुए हैं। फिर सातो को याद आता है कि एलिस भी अपने पुराने घर पर गई हुई है और वो एमिली से उसका प्लान पूछता है, जिस पर एमिली उसको बताती है कि मैं और एलिस दोनों हार्वेस्ट फेस्टिवल देखने जाएंगे। ये सुनने के बाद उसको याद आता है कि आज से हार्वेस्ट फेस्टिवल शुरू हो चुका है और एमिली सातो को अपने साथ उस फेस्टिवल में चलने के लिए कहती है। सातो भी उसकी बात को मान जाता है और एमिली से कहता है कि आज हम बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे और उसके बाद वो दोनों फेस्टिवल देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही सारे स्टॉल्स लगे होते हैं और उन सभी को देखकर एमिली बहुत ही खुश हो रही होती है। फिर सातो सोचता है कि ये पहली बार है कि एमिली कोई फेस्टिवल देख रही होती है, क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ डंजन में रहती थी। उसके बाद एमिली एक शॉप पर आ जाती है, जहाँ पर उसको एक बैल अच्छी लगती है और सातो उसको वो बैल बाय करके दे देता है। एमिली उस बैल को अपने हैमर पर लगा देती है और फिर एलिस वहाँ पर आती है और वो सातो को बताती है कि वहाँ पर शॉप पर कुछ रेयर चीजें मिल रही है। फिर वो सातो से उस शॉप पर आते हैं, जहाँ शॉप ओनर सातो से कहता है कि इन बॉक्स के अंदर स्ट्रे है और अगर तुम उस स्ट्रे को हरा देते हो तो तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा। और सातो सोचता है कि मेरे एलिस के लिए ये बॉक्स यूजफुल नहीं होने वाला है, पर हम इसको एमिली के लिए ले सकते हैं। उसके बाद उस बॉक्स को बाय कर लेता है और उस बॉक्स के अंदर से एक रैट बाहर आता है, जिसे सातो अपने बेंडिंग बुलेट्स का यूज करके पकड़ लेता है। एलिस एमिली से कहती है कि तुम उस रैट को खत्म कर दो और तभी सातो उसको रुकने के लिए कहता है और उस पर अपने मैजिक का यूज करता है, जिसके बाद एमिली उस रैट को खत्म कर देती है और वो बुलेट में बदल जाता है
और ये देखने के बाद एलिस कहती कि मैंने किसी भी स्ट्रे को ड्रॉप आइटम में देते हुए नहीं देखा, जिस पर सातो उसको बताता है कि ये मेरे न्यू मैजिक की वजह से हुआ है और इससे एमिली का लेवल भी बढ़ चुका होगा। सातो उस न्यू बुलेट को ट्राई करता है और उसके गन के आगे एक मैजिक सर्कल बन जाता है और फिर फायर नहीं होता। ये देखने के बाद सातो को लग रहा होता है कि शायद से उसकी गन खराब हो चुकी है और दूसरी फायर करके वो देखता है उस अटैक से एक बड़ा सा पत्थर टूट जाता है और ये देखने के बाद सातो समझ जाता है कि उस बुलेट में मेरी गन स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया है। इसलिए वो सभी और बॉक्सेस लेने के लिए टाउन में आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक गोब्लिन टाउन पर अटैक कर चुका है। सभी लोग उसको देखने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं और वो गोब्लिन एक लड़की पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, पर सातो उस गोब्लिन पर अटैक करके उस लड़की को बचा लेता है और उससे कहता है कि अब वो गोब्लिन मर चुका है। तभी एलिस उसको बताती कि वो अब भी जिंदा है और सातो देखते है कि वो गोब्लिन पहले से बड़ा हो चुका है और उसके बाद एमिली उस पर अटैक करती है। उस अटैक के बाद वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है और सातो को समझ में आ जाता है कि शायद से ये हमारे अटैक को ऑब्जर्व करके बड़ा हो रहा है। तभी वहाँ पर नेपच्यून अपनी ग्रुप के साथ आ जाता है और सातो से कहता है कि तुमने शायद से इस गोब्लिन को बड़ा कर दिया। सातो नेपच्यून से मदद के लिए कहता है और उसके बाद नेपच्यून अपने साथियों से मैजिक का यूज करने के लिए कहता है। वो दोनों अपना मैजिक नेपच्यून पर यूज करते हैं, जिससे कि नेपच्यून को पंख आ जाते हैं और वो तीनों मिलकर उस गोब्लिन पर अटैक करते हैं, जिससे कि वो गोब्लिन मर जाता है। और उसके बाद वहाँ पर उस लड़की की मॉम आती है और उन सभी को थैंक यू कह रही होती है। फिर वो लड़की सातो के पास आती है और सातो से कहती कि मैं बड़े होकर तुम्हारी तरह एक एडवेंचरर बनूंगी, और सातो उससे कहता है कि तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पर एवे और कैस्टिलिया आ जाती है और उन सभी को देखने के बाद नेपच्यून सातो से कहता है कि तुमने अपनी पार्टी बना ली, जिस पर सातो उन्हें अपनी पार्टी मेंबर्स के बारे में बताता है। और इधर नेपच्यून सातो से कहता है कि तुम्हें मेरी पार्टी को ज्वाइन करनी चाहिए, पर सातो वापिस से उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उसके बाद नेपच्यून और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। इधर एमिली कैस्टिलिया और एवे से पूछती है कि तुम दोनों तो डंजन में थे, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर कैस्टिलिया बताती है कि हमें पता चला था कि तुम किसी स्ट्रे से फाइट कर रही हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। एमिली बताती है कि हमने उस स्ट्रे को हरा दिया है और इधर एवे बताती है कि आज उसने बहुत ही सारे कैरेट्स जमा किए हैं। उन सभी को भूख लग रही होती है, तो सातो उनसे कहता है कि हम सभी यहाँ पर फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर स्टॉल पर खाना भी खाएंगे। सभी को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और उसके बाद वो सभी गेम्स खेलते हैं और खाना खाने लगते हैं, जहाँ एमिली और सातो एवे को मीट खाते हुए देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और उससे कहते हैं कि तुम्हें तो कैरेट्स खाना अच्छा लगता है, जिस पर एवे बताती है कि हम रैबिट्स मीट भी खाते हैं। फिर एलिसिया बताती है कि उसको बहुत ही सारे मोस्टर की आवाजें सुनाई दे रही है। फिर कैस्टिलिया बताती है कि शायद से यहाँ पर एक बड़ा सा एरिना है और वो सभी लोग मोस्टर से फाइट कर रहे हैं। वो सातो से कहती है कि तुम्हें भी इस गेम में पार्ट लेना चाहिए और इस गेम में हम पेयर बनाकर खेल सकते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको रेयर आइटम भी मिल सकते हैं। और सातो इस गेम में पार्ट लेने के लिए सोचता है। फिर एमिली उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ और कौन इस गेम में पार्ट लेने वाला है, और सातो कैस्टिलिया से कहता है कि तुम मेरे पेयर बनोगी। ये सुनने के बाद कैस्टिलिया को लगता है कि शायद से सातो उसको कन्फ्रेंस कर रहा है। फिर सातो बताता है कि कैस्टिलिया को मोस्टर के बारे में ज्यादा नॉलेज है, इसलिए मेरे लिए ये गेम जितना आसान हो जाएगा। और ये सुनने के बाद कैस्टिलिया थोड़ी निराश हो जाती है। फिर वो सभी एरेना में गेम देखने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर एवे और बाकी सभी सातो को चीयर कर रहे होते हैं। कैस्टिलिया और सातो दोनों मिलकर स्लाइम को हरा देते हैं और सभी लोग उनकी पावर को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वो सभी फेस्टिवल से वापस जा रहे होते हैं और वो सभी फेस्टिवल से बहुत ही खुश थे। तभी सातो कैस्टिलिया से पूछते हैं कि तुम्हें भला कौन सा रेयर आइटम मिला है, जिस पर वो सातो को बताती है कि उन्होंने ये मुझे चीज दी है। और सातो कहता है कि फायरवर्क्स है और उसके बाद वो सभी फायरवर्क्स चलाने लगते हैं। सातो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में मुझे फायरवर्क्स मिलेंगे। और तभी एलिस को कुछ होता है और वहाँ से जा रही होती है। सातो उसको रोकता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, और एलिस होश में आ जाती है और सातो को बताती है कि कोई मुझे बुला रहा है। ये सुनने के बाद सातो कहता है कि उस साइड पर तो डंजन है, तो शायद से कोई मोस्टर एलिस को बुला रहा होगा। पर सातो उन सभी से कहता है कि आज बहुत ही रात हो गई है, इसलिए हम कल डंजन को चेक करने के लिए जाएंगे। सातो एलिस को अपने साथ रुकने के लिए कहता है और अगले दिन सातो ग्रे के पास आ रहा होता है, जो कि डंजन चीफ होते हैं। वो सातो से कहते हैं कि डंजन से ड्रॉप मिलना बंद हो चुके हैं और सेक्टरों के सभी डंजन यानी कि हेल, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में पता करो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये काम कर सकते हो, क्योंकि तुमने डंजन से ऐसे बहुत ही सारे रेयर आइटम्स लेकर आए थे। सातो उनकी बात को मान लेता है और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ डेलेलू आ जाता है, जहाँ पर एमिली एक मोस्टर को मारती है, लेकिन उसको ड्रॉप नहीं मिलता। और उसके बाद बाकी एडवेंचरर्स को देखते हैं, उन्हें कोई भी ड्रॉप नहीं मिलता, जिस वजह से वो परेशान हो जाते हैं और कहते कि हम भला पैसे कैसे कमाएंगे, और वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर एवे सातो के पास एक स्लाइम लेकर आती है और उससे कहती है कि तुम इस स्लाइम को कैरेट में बदल दो, और सातो उसकी बात को मानकर उस स्लाइम को मार देता है। फिर उन्हें कैरेट मिल जाता है। ये देखने के बाद एमिली कहती है कि सिर्फ सातो को ही ड्रॉप मिल रहा है। इधर सातो को रात वाली बात याद आती है और उसको लगता है कि शायद से उस यूजलेस डंजन में कोई है और उसकी वजह से ये सब हो रहा है। सातो उस डंजन में आता है और वहाँ पर उसको एक लड़की दिखाई देती है और सातो समझ जाता है कि
ये लड़की असल में एक घोस्ट है, इसलिए सातो उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है और वो सातो को लात मारती है, जिससे कि सातो दूर जाकर गिरता है। सातो समझ जाता है कि इस घोस्ट से फाइट करना इतना आसान नहीं होने वाला है और वैसे भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सातो उस घोस्ट पर बहुत ही सारे अटैक करता है, लेकिन उस पर एक भी अटैक काम नहीं कर रहा होता है और ये देखने के बाद सातो उस पर फिजिकल अटैक करता है, लेकिन वो भी उस घोस्ट पर काम नहीं कर रहा होता है और वो सातो को मारकर दूर फेंक देती है। इधर सातो सोचता है कि आखिर मैं घोस्ट को कैसे हरा सकता हूँ, इस पर तो मेरा कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इस तरह से हार में नहीं सकता हूँ। और तभी उस पर एक गोली फायर होती है जो कि उस घोस्ट के पैर पर लगता है और सातो सोचता है कि शायद से इसको हरा सकता हूँ और जैसे ही वो घोस्ट को मारने के लिए जाता है तभी सातो अपने बुलेट से उसके पैर को खत्म कर देता है और ये देखकर घोस्ट भी बहुत ही हैरान हो जाती है और उसके बाद वो सातो को पंच मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन सातो उसके हाथ को भी खत्म कर देता है और उस घोस्ट से कहता है कि मुझे तुम्हें हराने का आइडिया मिल चुका है, तुम भी जब अटैक करने के लिए आती हो तो तुम्हारी बॉडी को टच किया जा सकता है और ये सब मुझे अपनी बुलेट से पता चला। सातो उस घोस्ट पर अपनी बुलेट से अटैक करता है और उससे कहता है कि अब हम दोनों एक ही लेवल पर आ चुके हैं। फिर वो उससे हाथों से फाइट करने लगता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को डेड बाउंड देते हैं, जिससे कि वो घोस्ट नीचे गिर जाता है। उसके बाद सातो उसके पास जाता है और उसके सर में बहुत ही सारी गोलियां मारकर उसको खत्म कर देता है। सातो इस फाइट से बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है, इसलिए वो कहीं पर सो जाता है। जैसे ही उसको होश आता है तो वो अपने सामने एमिली को देखता है और एमिली सातो से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए आई थी। वो सातो को बताती कि मैंने तुम्हें हीलिंग पोशन से ठीक कर दिया और सातो उसको थैंक यू कहता है, जिस पर एमिली सातो को बताती है कि तुमने सारे टाउन को बचा लिया और सभी को वापस से ड्रॉप मिलने लगे और ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया, पर तुम्हें इस तरह से अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए और अगर तुम इसी तरीके से काम करते रहोगे तो तुम शायद से तुम खुद को एक दिन मार लोगे। सातो उसको बताता है कि उस घोस्ट से फाइट करते टाइम मैं टाउन के बारे में ही सोच रहा था और तभी उसको वहाँ पर एक रिंग दिखाई देती है। सातो सोचता है कि शायद से ये रिंग उस घोस्ट से मारने के बाद मिली होगी और सातो एमिली के साथ डंजन के बाहर आ जाता है, जहाँ एमिली कहती है कि हमें टाउन के लोगों को बताना होगा कि तुमने सारे टाउन को प्रोटेक्ट किया है, पर सातो ऐसा करने से मना कर देता है। वो बताता है कि मुझे फालतू का अटेंशन नहीं चाहिए और उसके बाद वहाँ पर एवे और बाकी सब भी आ जाते हैं। कैस्टिलिया सातो से कहती है कि तुम्हें हर प्रॉब्लम से अकेले ही लड़ना चाहिए और हमें भी तुम्हारी मदद करनी है, जिसके बाद एवे सातो से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मुझे कैरेट्स लेके कौन देगा। अगले दिन सातो उस रिंग को टेस्ट करने के लिए बंदूक लेकर आता है, जहाँ पर वो सभी स्केलेटन को मारकर जेम कलेक्ट कर लेता है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस और उसके गार्ड्स भी आ जाते हैं और गार्ड सातो से कहता है कि हमारे रिंग बनाने का प्लान फेल हो चुका है क्योंकि हमारा टारगेट ड्रैगन है और उन्हें हराना आसान नहीं है और वैसे भी प्रिंसेस का लेवल 94 और उनका मैक्स लेवल 99 तक जा सकता है, लेकिन उनके स्टेट्स और बाकी रैंक बहुत ही लो है, इसलिए उन्हें अच्छा ड्रॉप नहीं मिलता और ये सुनने के बाद सातो को बहुत ही बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि कितनी मेहनत करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता होगा। सातो प्रिंसेस को ओ जेम देता है जिससे कि उसका रैंक बढ़ चुका होता है और ये देखकर प्रिंसेस बहुत ही खुश हो जाती है। सातो उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता है और प्रिंसेस का लेवल अपने जेम की मदद से 96 कर देता है, यहाँ तक कि उनका रैंक भी डी हो चुका होता है। प्रिंसेस सातो से कहती है कि जब मैं मैक्स पर आ जाऊंगी तो शायद से मेरा रैंक भी ए हो जाएगा। वो सातो से कहती है कि हमारा प्रोडक्ट बनते ही सबसे पहले वो मैं तुम्हें देना चाहूंगी। उसके बाद सातो बहुत ही सारे कैरेट्स और बीन स्प्राउट्स को रख लेता है और उन्हें स्ट्रे में बदलने के लिए जा रहा होता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं तुम सभी का लेवल इंक्रीज करने वाला हूँ, इसमें मेरी मदद ये रिंग करेगी और सातो को लग रहा होता है कि सिर्फ एलिस और उसका लेवल ही मैक्स होता है। तभी एवे उसको ऐसा करने से रोक रही होती है। वो सातो को बताती कि मेरा लेवल भी मैक्स हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें इन कैरेट्स को स्ट्रो में बदलने नहीं दे सकती और सातो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बाद में और कैरेट्स भी लेकर दूंगा। उसके बाद सभी आइटम स्ट्रे में बदल जाते हैं और सातो उन सभी को शूट करना शुरू कर देता है और एमिली और कैस्टिलिया भी उन्हें खत्म कर रही होती है। बाद में एमिली और कैस्टिलिया दोनों का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होता है और ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। एमिली को सातो के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि सातो इतनी मेहनत कर रहा होता है लेकिन उसका रैंक भी नहीं बढ़ रहा होता है और सातो उससे कहता है कि मैं तुम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, वैसे भी मुझे अपने लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वो सभी टाउन में आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। वो सभी सातो और उसकी पार्टी की तारीफ कर रहे होते हैं कि ये टाउन की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी बन चुकी है और उन्होंने बहुत ही बार टाउन को प्रोटेक्ट किया है। उसके बाद सातो उन सभी को उनका लाइसेंस दिखवाने के लिए कहता है, जहाँ पर वो कहता है कि अभी एलिस को लाइसेंस नहीं मिल सकता पर एमिली और कैस्टिलिया दोनों टेस्ट दे सकते हैं और एवे के पास पहले से ही लाइसेंस है और उसके बाद कैस्टिलिया और एमिली दोनों टेस्ट देते हैं, जिसके बाद उनका लाइसेंस बन जाता है। और घर आने के बाद सातो उन सभी से कहता है कि अब सभी को अलग अलग डंजन जाकर एक्सप्लोर करना चाहिए, इससे हम बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन कोई भी ज्यादा काम नहीं करेगा। और उसके बाद सभी अलग अलग फ्लोर पर जाकर फाइट करते हैं। एक वीक के बाद वो सभी अपनी अपनी रिपोर्ट बताते हैं और एवे कहती है कि उसने 1,20,000 अर्न किया है, जिस पर सातो उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अर्न कर सकती थी, लेकिन तुमने बहुत ही सारे कैरेट्स खुद ही खा लिए। और एमिली बताती कि उसने 1,60,000
60,000 अर्न किए हैं। कैस्टिलिया अपनी अर्निंग बताती है जो कि 2 लाख होता है और सातो सभी से कहता है कि मैंने 1.5 मिलियन अर्न किया है और इसका मतलब हम सभी ने मिलकर एक वीक में 2 मिलियन से ज्यादा अर्न कर लिया। उसके बाद सातो उन सभी के लिए मैजिक कार्ड बाय करता है और उन सभी से कहता है कि इसकी मदद से तुम और भी ज्यादा पैसे कमा सकोगे। वो बताता है कि ये कार्ड थोड़ा सा स्पेशल है, अगर तुम्हारा कार्ड फुल हो जाता है तो ये सभी आइटम को घर पर ट्रांसफर कर देगा जिससे कि तुम और ज्यादा आइटम्स को कलेक्ट कर सकोगे। और उसके बाद सातो अर्जा के पास आता है और वो उसको बताता है कि अब से हमारा सारा काम हमारे घर पर ही आने वाला है, इसलिए मुझे सारे सामान को यहाँ पर लाने में इतना टाइम लगेगा। और वो सातो को बताती है कि तुम पहले एक दिन में 60 बार स्टोर पर जा चुके हो, ये हमारे स्टोर का रिकॉर्ड है। और वो सातो से पूछती है क्या तुम आगे भी हमारे साथ काम करने वाले हो, जिस पर सातो हाँ कहता है और अर्जा कहती है कि मैं इस बारे में मास्टर से बात करती हूँ। और उसके बाद अर्जा सातो को घर लेकर आती है जहाँ पर सातो सभी को बताता है कि अर्जा अब से हमारे घर पर ही सारे सामान को चेक करेगी और उनको मैनेज करेगी, जिस वजह से हमें बार बार शॉप पर जाने की जरूरत नहीं होगी। और ये सुनने के बाद एमिली अर्जा से कहती है कि इसका मतलब ये हमारी फैमिली की न्यू मेंबर बन चुकी है। और सातो सोचता है कि इस दुनिया में आने के बाद मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी हो चुकी है। और अगले दिन वो सभी अर्जा के लिए वेलकम पार्टी रखते हैं जिसमें अर्जा की दोस्त भी होती है। और उसके बाद वहाँ पर नेपच्यून अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। सातो उससे पूछते है कि तुम भला यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने अपने दोस्तों को भी यहाँ पर लाया है, जिस पर नेपच्यून उसको बताता है कि मैं तुम्हारा घर देखना चाहता था। और सातो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। फिर एमिली सातो से कहती कि पार्टी में जितने भी लोग होंगे उतने ही हमें पार्टी करने में मजा आएगा। सातो एमिली की बात मान लेता है और उसके बाद डोरबेल बजती है और सातो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक प्रिंसेस आई होती है। वो सातो को थैंक यू कहती है और गार्ड सातो से कहता है कि हम अपने न्यू प्रोडक्ट के बारे में तुमसे बात करने के लिए आए हैं। उसके बाद वहाँ पर ओल्गा और उसके फादर भी आ जाते हैं और सातो उन सभी से अंदर आने के लिए कहता है। फिर सातो डंजन चीफ को देखता है और सातो को एक बॉक्स देते हैं जिसके अंदर बहुत ही सारा शुगर होता है। सातो उन सभी को वहाँ पर देखने के बाद सोच रहा होता है कि मेरी पिछली लाइफ और इस लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि यहाँ इस दुनिया में मेरे बहुत ही सारे दोस्त बने। और सातो उन सभी से कहता है कि मैं डंजन से तुम सभी के लिए खाना लेकर आता हूँ। उसके दोस्त भी उसके साथ जाने के लिए कहते हैं और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।